देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या स्क्रीन शेयर है? यस मैम। यस मैम। अच्छा देखो हम लोग गुडविल का जो कैलकुलेशंस है वो पढ़ रहे थे कि कैसे गुडविल को वैल्यूएशन किया जाता है। उसके बाद अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। ठीक है, मेथड्स हम लोगों ने पढ़ लिया। अब पार्टनरशिप में इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा और गुडविल का वैल्यूएशन कैसे होगा, ये दोनों चीज का कंबाइनली अभी हम लोग जो क्वेश्चंस है वो कर रहे हैं। जैसे हम लोगों ने लास्ट इलस्ट्रेशन 6 तक किया था, अभी हम लोग इलस्ट्रेशन 7 देखेंगे जिसमें अलग पॉइंट है। इसके पहले दिन हम लोगों ने किया था कि गुडविल ये है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन केस ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और यहाँ पर हम लोगों ने जो स्टार्ट किया था, ये पॉइंट क्या था, ये देखो यहाँ पर था हम लोगों ने जस्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। अगर नया पार्टनर एडमिशन लेता है तो क्या होगा, तो सेम वैसा ही चीज होगा, बट यहाँ पर जो रीजन है वो अलग है। ठीक है, वहां पर एडमिशन का रीजन था, यहाँ पर जो रीजन है वो है कि हम लोग पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। तो गुडविल का वैल्यूएशन किया जाएगा। देन क्या एंट्री होगा, मतलब क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट यानी कि एंट्रीज क्या होगा वो हमें पता करना है। सबसे पहले देखो यहाँ पर क्या बोला है, इन केस ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसका मतलब क्या होता है, मान लो दो पार्टनर है ए और बी, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 1:1। अब पार्टनरशिप के मतलब पार्टनर में कोई चेंजेस नहीं है, मतलब ए बी दोनों पहले भी थे, अभी भी ए और बी है, बट अभी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सपोज 2:3 इन्होंने चेंज कर लिया है। तो गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसमें किसी को गेन किसी को सैक्रिफाइस होगा। पहले 50-50% था, अभी अगर कुछ और परसेंटेज हो रहा है तो ऑब्वियसली किसी को गेन किसी को सैक्रिफाइस होगा। तो रूल्स क्या होता है, जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है उनको गेनिंग पार्टनर गुडविल का हिस्सा देंगे। ठीक है, तो कंपेंसेट करना पड़ता है, और वो कंपेंसेशन एज ए गुडविल का जो मतलब हिस्सा होता है उसके हिसाब से हम लोग देते हैं। ठीक है, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रीमियम फॉर गुडविल होगा तो कैश में ला रहे हैं, और क्या बोलते हैं उसे, अगर गुडविल होगा तो भी कैश, गुडविल इन कैश तो भी कैश में ला रहे हैं। और अगर बोला जाएगा कि गुडविल ला रहे हैं उसका एडजस्टमेंट थ्रू कैपिटल अकाउंट करना है तो हमें बैंक का एंट्री नहीं करना था, ये लास्ट दिन हम लोगों ने देखा था। और प्राइवेटली अगर गुडविल लाया जा रहा है तो भी कोई एंट्री नहीं करना है। ठीक है, द वैल्यू ऑफ गुडविल शुड बी डिटरमाइंड एंड प्रेफरेबली एडजस्ट थ्रू कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, कैपिटल अकाउंट के थ्रू से एडजस्ट करना पड़ेगा। तो देखो पहले हम लोग एक इलास्ट्रेशन है उससे देख के समझ लेते हैं कि कैसे ट्रीटमेंट एक्चुअली होना चाहिए। यहाँ पर क्या बोला है, ए बी सी आर इक्वल पार्टनर्स, दे वांटेड टू शेयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन इक्वल पार्टनर्स। इक्वल का मतलब होता है कि ये तीनों का रेशियो जो है वो पहले क्या था, 1:1:1 था। ठीक है, दे वांटेड टू चेंज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनटू 4:3:2। अब ये लोग चाहते हैं कि इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो 4:3:2 में चेंज हो जाए। मेक द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 90,000, गुडविल वैल्यू किया गया 90,000। तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा ये जो चेंजेस हुआ है इसमें किसका गेन है और किसका सैक्रिफाइस है, सबसे पहले ये चेक करना चाहिए। तो पहले हम लोग उसके लिए एक कैलकुलेशंस जो होता है वो कर लेते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो जैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो इलस्ट्रेशन 7 देखो कैसे होगा, इलस्ट्रेशन 7 लास्ट हम लोगों ने इलस्ट्रेशन 6 तक किया हुआ था। इलस्ट्रेशन 7 में देखो यहाँ पर लिखते हैं ओल्ड न्यू। ठीक है, ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो, और पार्टनर लिख लेते हैं ए बी सी। देखो 3 पार्टनर थे ए बी सी, ठीक है, इक्वल पार्टनर थे। तो पुराना इनका रेशियो था, 3 पार्टनर है तो 1/3, क्योंकि पुराना रेशियो क्या होगा, इक्वल मतलब 1:1:1। ठीक है, इसको इक्वल बोलते 1:1:2 मतलब 1/3 1/3 और 1/3। ठीक है, ये लिखना जरूरी नहीं है, ये जस्ट 1/3 करके लिखेंगे तो ही हो जाएगा। न्यू रेशियो सॉरी न्यू रेशियो देखो क्या है, 4:3:2, तो 3 + 2 5 + 4 9, तो 4/9 3/9 और 2/9 2/9। हाँ,
अच्छा, अब हम लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे कि किसका सैक्रिफाइस है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकाल सकते हैं, ओल्ड माइनस न्यू करके निकाल सकते हैं, ठीक है। और अगर बाई चांस कभी भी न्यू माइनस ओल्ड भी कर देते हो तो नो इशू, हमें सिर्फ समझना पड़ेगा चीजों को कि क्या हो रहा है। अगर हम लोग 1/3 -4/9 कर रहे हैं, इसका मतलब अगर आंसर पॉजिटिव आ रहा है, देखते हैं आंसर क्या आ रहा है। 3 - 4, ये आ रहा है आंसर नेगेटिव। 1 - 9, इसका मतलब ये वैल्यू बड़ा है ना। जब नेगेटिव में आंसर आ रहा है ये वैल्यू ज्यादा है, जैसे मान लो 5 माइनस अगर 8 है तभी तो जाके -3 होगा आंसर। इसका मतलब ये वाला वैल्यू ज्यादा है। उसी तरह से ये वाला वैल्यू ज्यादा है, मतलब जो न्यू वैल्यू है वो ज्यादा है, मतलब इनका सेक्रीफाइस नहीं हुआ, इनका गेन हुआ, क्योंकि अभी इनको ज्यादा मिल रहा है, 4/9 ज्यादा हो रहा है। 1/3 -3/9, देखते हैं ये कितना होता है। ये 9 हो गया एलसीएम 3 और 9 का, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। 0/9 0, इनका नो प्रॉफिट नो गेन, ठीक है, मतलब नो सैक्रिफाइस नो गेन। अब इनका देखते 1/3 -2/9, ये हो गया 1/9, इनका हो जाएगा सैक्रिफाइस, ठीक है। तो सैक्रिफाइस और गेन का अमाउंट जो है ओवरऑल तो सेम होना चाहिए। अब देखो 1/9 एक जन का सैक्रिफाइस हो रहा है, सैक्रिफाइस क्यों, ये पॉजिटिव है, इसका मतलब ये पहले ज्यादा था अभी कम है। एक का सैक्रिफाइस हुआ एक का गेन हुआ, तो जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है उनको कंपेंसेट कौन करता है, गेनिंग पार्टनर, ठीक है। तो गेनिंग पार्टनर को क्या मिलेगा, गुडविल का हिस्सा मिलेगा, ठीक है। तो जो गुडविल है वो कितना है चेक करते, गुडविल है 90,000, यहाँ पर लिखते हैं गुडविल 90,000, ठीक है। ये 90,000 में से जो गेन कर रहे हैं यानी ए, इनको कंपेंसेट करना पड़ेगा सी को। तो गुडविल 90,000 एज शेयर 90,000 इंटू 1/9, ये हो गया 10,000, ठीक है। ए का शेयर हो जाता है 10,000, तो यहाँ पर लिखते हैं ए को कंपेंसेट करना पड़ेगा, ए शुड कंपेंसेट सी, सी को कंपेंसेट करेंगे, ठीक है, कितना, 10,000 से बाई ₹10,000। अब इसका एंट्री क्या हो जाएगा, अगर ए कंपेंसेट करेगा सी को तो ए के अकाउंट से कैपिटल कम हो जाएगा, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जो पैसा देगा उसका कैपिटल कम हो जाएगा, उसके अकाउंट से पैसा चला जा रहा है टू सीज कैपिटल, सी को ये पैसा मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि सी ए के लिए सैक्रिफाइस कर रहा है। तो इसका नरेशन हो जाता है बीइंग कंपेंसेशन ऑफ ए टू सी, ठीक है। ए ने क्या किया है, सी को कंपेंसेट किया है, देखो किस तरह से किया है, सेम उसी तरह से ही हम लोग को करना है। ए टू सी कैपिटल सेम तरीके से किया हुआ है, ऐसे ही हमें करना पड़ेगा। तो हम लोग पहले हमेशा, चाहे रीजन जो भी हो, एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो या चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, हमें पहले ये कैलकुलेट कर लेना चाहिए कि गेनिंग पार्टनर कौन है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन है, और हमेशा जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है उसे कंपेंसेट कौन करेगा, गेनिंग पार्टनर करेगा। तो रीजन अलग अलग हो सकता है बट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का जो पैटर्न है, जो सिस्टम है, वो बिल्कुल एक ही है, ठीक है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पर एक नया क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। ABC are in partnership, profit sharing ratio 4:3:3, they decide to change profit sharing ratio 7:7:6, तो इससे चेंज होके इसमें चेंज हो गया। गुडविल ऑफ द फर्म 20,000, कैलकुलेट द सैक्रिफाइस और गेन बाय द पार्टनर्स एंड मेक द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, ठीक है। तो हम लोग खुद करके देखेंगे कैसे होगा। इलास्ट्रेशन 8, ठीक है। तो पहले ये बहुत जरूरी है, ठीक है, ये जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं ना ओल्ड न्यू, ये हमें आना चाहिए। अगर ये हमें नहीं आता है तो फिर आगे का कुछ भी जो लेंदी क्वेश्चन होगा हम लोग कर नहीं पाएंगे, ठीक है। पार्टनर कितने जन है, 3 जन है, ए है, बी है, सी है। अच्छा, पहले ओल्ड लिखना चाहिए, मैंने पहले गलती से न्यू लिख दिया। ओ अच्छा, मैंने इसके नीचे लिख दिया क्या, चलो ठीक है। यहाँ पर होगा A B C,
ओल्ड रेशियो क्या है? ओल्ड रेशियो है 4:3:3, 4:3:3, मतलब 4/3, 3 6 + 4 10, 4/10, 3/10, 3/10। और न्यू रेशियो जो है, न्यू रेशियो इन्होंने जो देखा है 7:7:6, ठीक है, ये चूज किया है 7:7:6, तो डिवाइडेड बाई हो जाएगा 20। 7 + 7 + 6, हम एक बार चेक कर लेते हैं 20 हो रहा है कि नहीं। 7 + 7 + 6, हाँ 20 हो रहा है, ठीक है। तो ये पहले था, ये अभी हुआ है। तो सैक्रिफाइस या गेन हम लोग चेक कर सकते हैं कि क्या हो रहा है, ठीक है। अगर सैक्रिफाइस गेन लिखने में प्रॉब्लम हो तो हम लोग सिर्फ डिफरेंस भी लिख सकते हैं, डिफरेंस लिख के भी हम लोग निकाल सकते हैं कि किसका सैक्रिफाइस हो रहा है, किसका गेन हो रहा है। सपोज मैंने पहले ये 4/10 लिख दिया, कोई भी एक सीक्वेंस में लिखो। अगर दिस माइनस दिस कर रहे हो, मतलब 7/20 - 4/10, तो सारे में वैसे ही करना है, ठीक है। और अगर 4/10 माइनस मतलब ओल्ड माइनस न्यू करो, सब में वही करो, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो 4/10 - 7/20, ठीक है। तो अब हम लोग इसका एलसीएम करते हैं। 10 और 20 का एलसीएम कितना होगा? 10 होगा, मतलब एलसीएम ऐसे निकालना चाहिए, ठीक है। ये देखो 2 5 * 10, 5 2 4, 5 2 10 2 20, ठीक है 20। इस तरह से कैलकुलेट करना पड़ता है, ये पता है, इसलिए हम इसको डिटेल्स में नहीं दिखा रहे। तो ये नीचे डिवाइड हो जाता है 20/10, 2 हो गया, 4 × 2 8, माइनस ये हो गया 7। तो 1/20 पॉजिटिव आया, इसका मतलब ये वैल्यू ज्यादा है, तो ये कम है। तो ये कौन सा वैल्यू है? ओल्ड वैल्यू है, तो इसका मतलब पहले से अभी कम मिल रहा है, तो ये सैक्रिफाइस हो गया, ठीक है। अच्छा, 3/10 - 7/20, तो इसका भी एलसीएम हो जाएगा 20, ठीक है। तो ये 6 हो गया, क्योंकि डिवाइडेड बाई 2, 3 × 2 6 हो जाएगा, फिर ये हो गया 7। तो इसमें आ रहा है -1/20, तो इसका मतलब ये वाला वैल्यू ज्यादा है, तो इनका गेन हो रहा है, पहले से अभी ज्यादा मिल रहा है, ठीक है। और अगर इसको परसेंटेज में भी देखो तो इजीली समझ पाओगे। ये देखो, जैसे ये 3/10 × 100 कर दो, कितना होता है? 30%। 7/20 × 100 कर दो, 35% हुआ ना, 5% ज्यादा मिल रहा है। इसका भी वैसे, लेकिन ये हम लोग कर सकते, बट ये हमारा चलेगा नहीं, हमें क्वेश्चन में इसी तरह से करना है। तो परसेंटेज में अभी मतलब एक पहले पहले पता करने के लिए देख सकते हो कि अगर इसमें कंफ्यूजन होता है, लेकिन ये परसेंटेज से हमें सॉल्व करना है नहीं, ठीक है। इंटू 100 इसमें देख लो, ये भी 40% होता है, और इसमें 100 लगा लो, ये होता है 35%, मतलब पहले से अभी कम मिल रहा है, ठीक है। इसी हिसाब से हो रहा है, बट यहाँ पर परसेंटेज की जगह हम लोग क्या कर रहे हैं, ये पार्ट में आंसर करें, इसको पार्ट बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, ये हो गया यहाँ पर 3/10 - 6/20, इसका एलसीएम अगर करेंगे तो ये हो गया 20, और यहाँ पर हो गया ये 2, 3 2 6, हाँ ये 6 आ जाएगा। 0/20 यानी कि 0, इनका नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन है, मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने के वजह से ए का सैक्रिफाइस होगा, बी का गेन होगा, ठीक है। और अगर ऐसा हो रहा है तो बी को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो है ए बी कंपेंसेट टू ए, यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर लिख देते ए इज कंपेंसेटेड बाई बी, ऐसे भी लिख सकते हैं। और कितने अमाउंट से होगा, उसके लिए गुडविल का वैल्यू पता होना चाहिए। गुडविल है 20,000, तो कितने से होगा? 20,000 इंटू कितना? 1/20, क्योंकि 1/20 से ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाता है 10,000। 10,000 रुपए से क्या करना पड़ेगा? कंपेंसेट करना पड़ेगा। अब ए को ए इज कंपेंसेटेड बाय बी, बी के मतलब बी के थ्रू से ए कंपेंसेटेड होगा, तो ए के कैपिटल में पैसा आएगा, टू एज कैपिटल अकाउंट। कितना आएगा गुडविल का? 10,000। 20 बी के अकाउंट से पैसा चला जाएगा, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट। इससे क्या होता है, पैसा लाने का जरूरत नहीं होता है, अकाउंट में एक अकाउंट के कैपिटल से पैसा दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। इसको हम लोग लिख सकते हैं बीइंग गुडविल एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ठीक है। गुडविल को एडजस्ट कर दिए थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, गुडविल एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
अब नेक्स्ट देखो इलास्ट्रेशन 9, यहाँ पर क्या बोला है, सेम इसी तरह से दिया है। देखो ए बी सी डी आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। अब इक्वली मतलब 4 पार्टनर है, तो ओल्ड रेशियो क्या था 1/4, क्योंकि कोई भी एक चीज अगर 4 लोगों में डिवाइड हो रहा है तो पूरे एक एक जन को कितना मिलेगा 1, उनका रेशियो फिर क्या हो जाएगा 1:1:1:1:1, यानी 1/4 1/4। ठीक है, इस तरह से चारों का ओल्ड रेशियो हो जाएगा। नया वाला रेशियो 3:3:3:2:2। गुडविल ऑफ द फर्म 20,000, गिव नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। तो हमें पहले ये चेक कर लेना है कि किसका सैक्रिफाइस है किसका गेन है। अब उस हिसाब से हम लोग एंट्री पास कर देंगे। तो इलास्ट्रेशन 9, इलास्ट्रेशन 9। ठीक है, ओल्ड न्यू, ये एक जैसा लग रहा होगा क्वेश्चन की, एक ही जैसा क्वेश्चन हम लोग क्यों कर रहे हैं, ये जस्ट बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस। अगर हम लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो जो लेंदी क्वेश्चन होगा उसमें ये एक छोटा सा पार्ट होगा, अगर यहीं पर हम लोग अटक जाएंगे तो आगे क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ए बी सी डी मैंने पार्टनर लोगों का नाम लिख दिया। ओल्ड रेशियो है इक्वली था, तो 1:4 1:4 1/4 1/4। ठीक है, और नया वाला रेशियो है 3:3:2:2। 3:3:2:2 का मतलब 3:3:2:2, तो 3 बाई कितना हो जाएगा, 3 3 6 7 8 9, 3/10 3/10 2/10 2/10। ठीक है, अच्छा अब हम लोग डिफरेंस लिख सकते हैं इसको। अगर सैक्रिफाइस गेन नहीं समझ में आता है, पहले डिफरेंस लिख लो, फिर पास में लिख दो कि सैक्रिफाइस है कि गेन है। 1/4 -3/10। देखो यहाँ पर 4 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा, चेक करके देखो। 4 और 10 का एलसीएम कितना हो जाता है, 2 2 4 2 5 10, 2 2 4 5 20। ठीक है, ये 20 होता है। 4 से डिवाइड होगा 5, 5 यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर 6 हो गया, माइनस 1/20, यानी ये वाला कम है वैल्यू, ये ज्यादा है, तो इनका हो जाता है गेन। ठीक है, माइनस तभी आएगा ना जब पीछे वाला अमाउंट ज्यादा है, मतलब पीछे वाला अमाउंट यानी न्यू अमाउंट ज्यादा है तो गेन होगा। ठीक है, पहले से ज्यादा कमाएंगे तो गेन होगा। अब क्योंकि दोनों वैल्यू सेम है तो हम ये कैलकुलेट यहाँ से देख देख के लिख देते हैं। यहाँ भी मैंने कर दिया, गेन है, तो दो पार्टनर का गेन है ए और बी का। ठीक है, वो भी इक्वल अमाउंट में गेन है। बाकी आगे देखते हैं इनका। यहाँ पर 4 और 10 का एलसीएम, 4 और 10 का एलसीएम वही 20 होगा। 4 5 से 25 और 10 2 से 24, मतलब 1/20। ये क्या हो गया, देखो यहाँ पर 5 ज्यादा हो रहा है। ठीक है, ये मतलब पहले ज्यादा था तो अभी ये इनका सैक्रिफाइस हो जाएगा क्योंकि कम मिलेगा इनको। और ये जो डी का है इनका भी सेम डिजिट्स है, तो यहाँ पर भी आंसर सेम ही आएगा, तो ये हो गया सैक्रिफाइस। ठीक है, तो यहाँ पर गेन और यहाँ पर सैक्रिफाइस, तो दो पार्टनर का गेन है, दो पार्टनर का सैक्रिफाइस है। अब गुडविल का वैल्यू क्या था चेक करते हैं। गुडविल है 20,000। अब 20,000 में कौन किसको पे करेगा, तो ए और बी पे करेंगे सी और डी को। तो यहाँ पर लिख देते हैं ए एंड बी शुड पे टू सी एंड डी। कितना करके पे करेंगे, अब अमाउंट जो है, अमाउंट कैलकुलेट इस तरह से कर सकते हैं। अमाउंट इक्वल टू, गुडविल का अमाउंट है 20,000, 20,000 टोटल गुडविल जो है इसका अपना अपना हिस्सा पे करेंगे, तो 20,000 का 1/20। ठीक है, तो ये 10,000 हो जाता है, तो दोनों के केस में ही 10,000 होगा। ठीक है, 10,000 हो रहा है कि 1,000 हो रहा है, ये 1,000 हो रहा है। ठीक है, ये 1,000 हो रहा है। देखो डिवाइड करके 20 से कैंसिल करने से 1,000 होगा, तो हम एक ही बार कैलकुलेट कर रहे हैं क्योंकि दोनों का ही 1,000 ही हो रहा है अमाउंट। अब ए बी को पे करना पड़ेगा तो इनका कैपिटल कम हो जाएगा। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने से इनको 1,000 कंपेंसेट करना है, इनको 1,000 कंपेंसेट करना है। अब एक जन करेंगे सी को कंपेंसेट, तो सी के कैपिटल में 1,000 जाएगा और एक जन डी को कंपेंसेट करेंगे, 2 डीज कैपिटल। यहाँ पर भी नरेशन हम लोग का होगा, बीइंग गुडविल एडजस्टेड
थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के थ्रू से हम लोगों ने गुडविल को एडजस्ट कर लिया। ये हो गया 9th नंबर। अच्छा, अब हम लोग दूसरा वाला केस में आ रहे हैं। अगर पार्टनर का रिटायरमेंट हो जाता है या फिर पार्टनर का डेथ हो जाता है, तब हमें क्या ट्रीटमेंट करना है। इतना याद रखो, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सेम होगा, रीजन कुछ और है, वो बात अलग है। देखो, इन केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर द कंटिन्यूइंग पार्टनर विल गेन इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नॉर्मल सा बात है, पहले जो भी प्रॉफिट होता था, मान लो 3 जन मिलके बांट रहे हैं ABC, अब बाई चांस C रिटायर कर गया, तो अब जितना भी प्रॉफिट आएगा 2 जन को मिलेगा। तो इसका मतलब है अगर कोई चला जाता है तो बाकी दोनों को तो गेन होने वाला है, ठीक है। देयरफॉर दे हैव टू पे टू रिटायरिंग पार्टनर फॉर, अब देखो दोनों को मैंने बोल दिया, लेकिन अब देखना पड़ेगा चेक करके कि दोनों को ही, मतलब एक का तो गेन होगा ही होगा, लेकिन क्या दोनों का ही गेन होगा कि नहीं, वो हमें देखना पड़ेगा। जैसे देखो, जब हम लोग यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस देख रहे थे, देखो यहाँ पर जैसे जब 0 आया था, कुछ ऐसा क्वेश्चन हम लोग के पास आया था 0, मतलब सी का इफेक्ट चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होने के बाद भी न्यूट्रल ही रहा। मतलब सी को पहले भी जितना मिल रहा था, सी को आज भी उतना ही मिल रहा है, क्योंकि 6/20 को अगर सिंप्लीफाई करोगे तो ये देखो इतना ही आ रहा है ना। मतलब सी का चेंज, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने पे ओवरऑल उनका कोई चेंजेस नहीं हुआ, इसलिए कोई इम्पैक्ट नहीं आया। उसी तरह से अगर रिटायरमेंट में किसी पार्टनर पे कोई चेंजेस का इम्पैक्ट नहीं आता है, तो उनका कोई गेन या सैक्रिफाइस नहीं होगा, वो बात अलग है, गेन नहीं होगा। लेकिन नॉर्मली रिटायरमेंट होने पे क्या होता है, एग्जिस्टिंग पार्टनर लोगों को गेन होता है। देयरफॉर दे हैव टू पे टू रिटायर। अब देखो, गेन हो रहा है, अब रिटायरिंग पार्टनर चला जा रहा है, तो जब चला जाएगा वो बोलेगा मैंने इतना दिन बिजनेस में काम किया, मैंने पैसा लगाया, मैंने गुडविल जनरेट में हेल्प किया, तो मुझे गुडविल का हिस्सा दो, मुझे मुझे बहुत सारा चीज मिलेगा, मुझे मेरा कैपिटल रिटर्न मिलेगा, मुझे प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा, ठीक है, ये सब तो मुझे मिलेगा ही, लेकिन मुझे गुडविल का भी हिस्सा दे दो, ठीक है। सिमिलरली इन केस ऑफ डेथ ऑफ ए पार्टनर, अगर किसी पार्टनर का डेथ हो जाता है बाई चांस, तो कंटिन्यूइंग जो पार्टनर है, जो बचे हुए, मतलब जो काम कर रहे हैं, उनको क्या करना पड़ेगा, गुडविल का जो हिस्सा होगा वो उनके लीगल हेयर्स को, ठीक है। डिजीज पार्टनर मतलब जिनका डेथ हो गया, उनको बोलते हैं डिजीज पार्टनर। डिजीज पार्टनर के जो लीगल हेयर्स है, मतलब जो, मतलब लीगली जिनको ये पैसा मिलना चाहिए, ठीक है, उनको दिया जाएगा। फॉर दिस पर्पज द गुडविल इज वैल्यूड ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट और डेथ। इस वजह से गुडविल को वैल्यू करेंगे अगर कोई पार्टनर रिटायरमेंट लेते हैं या फिर किसी का डेथ हो जाता है, एंड एडजस्ट थ्रू द कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर, और कैपिटल अकाउंट के थ्रू से हम लोग उसे एडजस्ट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर सारा चीज अगर मैक्सिमम देखो तो कैपिटल अकाउंट के थ्रू से ही एडजस्ट होता है। जैसे यहाँ पर जो एग्जांपल दिया है, देखो ये एग्जांपल यहीं से बता देते हैं, ABC आर इक्वल पार्टनर्स। अगर इक्वल पार्टनर्स है तो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, 1/3 1/3 1/3। सी वांटेड टू रिटायर फॉर विच गुडविल इज वैल्यूड एज 90,000। सी बोल रहे हैं कि मुझे अब काम करना नहीं है, हम जाना चाहते हैं, और गुडविल को वैल्यू किया इन लोगों ने ऑन द रिटायरमेंट की 90,000 गुडविल का वैल्यू रहा है। अब इससे सी का हिस्सा मिलना चाहिए, तो सी को कितना मिलेगा, सी को हमेशा अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का हिस्सा मिलेगा। जैसे एडमिशन पे, एडमिशन होने के टाइम जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है उसका प्रोपोर्शनेट गुडविल लाना पड़ता है, टोटल गुडविल का उतना प्रॉफिट का हिस्सा लाना पड़ता है। तो यहाँ पर भी सेम ही कंसेप्ट होगा, तो 30,000 जो है ये सी को मिलेगा। देगा कौन, ए और बी, कौन से रेशियो में, अपने गेनिंग रेशियो में। ये देखो हम यहाँ पर दिखाते हैं इनका गेन कैसे होगा। वैसे यहाँ पर क्या हुआ नहीं है डिटेल्स में, हम ये बता देते हैं। ये देखो एग्जाम्पल को एक बार हम डिटेल्स में समझा देते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल्स कर रहे हैं हम लोग। ABC 3 पार्टनर थे, ठीक है। इनका पुराना जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो था 1/3 1/3 और 1/3, ठीक है। अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थोड़ा सा चेंज होगा क्योंकि सी रिटायर कर रहा है। अब नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, देखो कुछ बोला नहीं है, ठीक है। अगर कुछ नहीं बोलेगा तो कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, पहले ये लोग इक्वली सारा चीज ले रहे थे तो अभी भी इक्वली लेंगे। अगर सी नहीं रहेगा बिजनेस में तो टोटल जो प्रॉफिट रहेगा वो ये लोग कैसे अपने अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, पहले ये लोग इक्वली कर रहे थे तो अभी भी इक्वल करेंगे, लेकिन अभी इक्वली तीनों की जगह दोनों में बटेगा, तो नया रेशियो 1:1 1 यानी हाफ हाफ हो जाएगा। पहले तीनों का
इक्वल हो रहा था, अब दोनों का इक्वल होगा। ऐसा मैंने क्यों किया? क्योंकि कुछ डिटेल्स नहीं बताया है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा। अगर नहीं बताया जाता है तो क्या किया जाएगा कि जो मतलब अगर नहीं बताया जाता है कि किस तरह से एग्जिस्टिंग पार्टनर प्रॉफिट शेयर करेंगे तो पुराने मेथड से ही करेंगे। पुराना मेथड था इक्वली, तो अभी भी इक्वली होगा, लेकिन 2 जन में इक्वली कैसे होता है 50-50%। 3 जन में इक्वली कैसे होता है 33 पॉइंट समथिंग 33 पॉइंट समथिंग %। ठीक है, अब हम लोग गेन देखते हैं। देखो गेन कितना हो रहा है, या फिर डिफरेंस लिख लो, या फिर डिफरेंस लिख लो तो खुद ही समझ जाओगी कि गेन है कि सैक्रिफाइस है। पहले 1/3 मिल रहा था, अभी 1/2 मिलेगा। तो 3 और 2 का एलसीएम 6 होता है, क्योंकि ये तो मतलब यहाँ पर डिवाइड नहीं होगा तो मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो -1/6। ठीक है, अब -1/6 का मतलब हो गया कि ये ज्यादा है, ये पीछे वाला अमाउंट ज्यादा है, मतलब न्यू ज्यादा है, तो ये देखो गेन हो गया। गेन तो होगा ही ना, पुराना पार्टनर चला जा रहा है, गेन तो होगा ही। अब यहाँ देखो, यहाँ भी सेम अमाउंट होगा, तो हम यहाँ से देख देख के लिख देते हैं, -1/6 तो गेन हो गया। तो दोनों का गेन हुआ। सैक्रिफाइस किसका हुआ? सी का, क्योंकि सी को आगे जाके और इससे कुछ भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि वो रिटायर कर जा रहा है। तो अब सी बोलेगा मुझे मेरा हिस्सा दे दो मेरे गुडविल का। तो सीज गुडविल का हिस्सा कितना होगा? सीज गुडविल का हिस्सा हो जाएगा यहाँ पर 90,000 का, जितना उनका सैक्रिफाइस हो रहा है। ठीक है, 1/3 यानी 30,000। ठीक है, और नॉर्मली क्या होता है, गुडविल जो दिया जाएगा आउटगोइंग पार्टनर को, ये गेनिंग रेशियो में, यहाँ पर अभी हम लोगों ने पढ़ा रिटायरिंग पार्टनर फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल इन द फर्म इन द गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो में उनको डिवाइड कर, अब ये 30,000 जो इनको मिलेगा, ये कैसे ए और बी अपने अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? मतलब ए कितना इससे कंपेंसेट करेगा सी को, और बी कितना करेगा? उतना करेगा जितना ये लोग गेन कर रहे हैं। तो 1/6 1/6, तो 30,000 का 1/6 अगर करेंगे तो ये हो जाता है 5,000, सॉरी 15,000। एक मिनट, 15,000, एक मिनट, गेनिंग रेशियो ना, अच्छा मैंने रेशियो नहीं निकाला, यहाँ पर रेशियो निकालना पड़ेगा। ये तो 1/6 हुआ गेन, गेनिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो 1/6:1/6 यानी 1:1। ठीक है, तो हाफ हाफ हो जाएगा, हाफ हाफ होने पे 15,000 और 15,000। ठीक है, तो तुम लोग ये कंफ्यूज मत हो जाओ कि यहाँ पर ऐसे रेशियो निकाला बाकी जगह पे नहीं निकाला, नहीं सब जगह पे निकाला, ऐसा बात नहीं है। जैसे देखो यहाँ पर दो गेनिंग रेशियो है, 1:1 हो जा रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे पहले ही कि 1/20 यानी कितना हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा था ना, एक्चुअली 2 जन का गेन 2 जन का सैक्रिफाइस हो रहा था, तो सभी का 1:1, 1:20, 1/20, 1/20, 1/20 आ रहा था। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो 2 गेन है 2 सैक्रिफाइस। हम लोग पहले यहाँ पर कैलकुलेशंस करके ये निकाल रहे थे कि गुडविल का कितना हिस्सा होगा, 1/20। यहाँ पर भी 1/3 करके ही निकाला। ठीक है, फिर उसके बाद जब हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, तो क्योंकि सेम रेशियो था, तो 1000 करके ही सबके मतलब सबके मतलब पार्टिसिपेशन में आ रहा था, तो इसीलिए 1000 करके लिख लिया। आगे का भी यहाँ पर भी अगर देखो तो एक का गेन है एक का सैक्रिफाइस, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो मतलब क्या, 2 सैक्रिफाइसिंग हो तभी होगा। यहाँ पर एक सैक्रिफाइस है एक गेन है, इसीलिए उस तरह से हम लोगों ने कैलकुलेट नहीं किया। यहाँ पर भी देखो एक गेन एक सैक्रिफाइस एक न्यूट्रल है। ठीक है, आज तो हम लोग यहीं से स्टार्ट किए, तो अभी तक हमारा ऐसा क्वेश्चन आया नहीं था जहां पर 2 सैक्रिफाइस है कि 2 गेन है। ठीक है, और यहाँ पर आया भी अगर था ये वाले क्वेश्चन में, अगर देखो ये वाला, यहाँ पर 2 गेन और 2 सैक्रिफाइस अगर आया भी था, तो यहाँ पर हम लोग चाहे तो उस तरह से कैलकुलेट कर सकते थे। ठीक है, यहाँ पर देखो अगर हम लोग ये जो है 1/20 1/20, लेकिन यहाँ पर किसी का रिटायरमेंट या डेथ नहीं हो रहा था। ठीक है, एडमिशन भी नहीं हो रहा था, ये चारों जो है एग्जिस्टिंग है, बस ये अपना रेशियो चेंज कर रहे हैं। तो रेशियो चेंज में 2 गेन 2 सैक्रिफाइस है, तो हम लोगों का हिस्सा जो है इस तरह से निकला। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये पॉइंट अलग होता है, यहाँ पर दोनों पार्टनर का गेन हो रहा है और एक रिटायर कर रहा है, एक रह ही नहीं रहा है, तो फिर दोनों का गेनिंग रेशियो हम लोग का क्या हो गया, 1/2, 1 मतलब 1:1, 1/6:1/6 यानी 1:1, तो 15,000 15,000 करके होगा। तो इसका रेशियो कैसे हो जाएगा, ऐसे मतलब इसका एंट्री कैसे होगा, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ए अपने कैपिटल से कितना सैक्रिफाइस करेगा, ए अपने कैपिटल से सैक्रिफाइस करेगा 15,000, बी अपने कैपिटल से कितना सैक्रिफाइस करेगा 15,000, और ये पैसा किसके कैपिटल में जुड़ जाएगा, सी के कैपिटल में, और इसका सेम एंट्री होगा, बीइंग सीज शेयर ऑफ गुडविल एडजस्टेड टू
existing partners capital account in gaining ratio। ये गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। अगर रिटायरमेंट होता है तो गेन होता है, और अगर सैक्रिफाइस होता है, जो रिटायरमेंट होता है उसमें गेन होता है। और अगर सैक्रिफाइसिंग रेशियो कब होता है? जब एडमिशन होता है। सोचो कि जब अगर मान लो घर पे कोई भी गेस्ट आते हैं, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें जो डेली का हमारा जो सिस्टम रहता है उससे थोड़ा सा चेंजेस हो जाता है। मतलब जस्ट एग्जांपल के लिए बोल रहे हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं कि सैक्रिफाइस होगा, ठीक है। और अगर हम कोई चला जाता है तो उसमें क्या होगा? गेन होगा, ठीक है। तो उसी तरह से कि अगर पार्टनरशिप बिजनेस में कोई आ रहा है तो फिर प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन मोर देन जितने पर्सन से उनमें हो रहा है, ठीक है। जितने अगर 2 थे, 3 हो रहा है तो तीनों में हो रहा है, तो उसमें सैक्रिफाइस है। लेकिन अगर जितने पार्टनर थे उससे कम हो जा रहे तो उसमें क्या हो जाएगा? गेन हो जाएगा। अब इसके ऊपर एक लेंदी क्वेश्चन है, देखो इलास्ट्रेशन 10। यहाँ पर क्या बोला है? क्या बोल रहा है देखो, अंटू बंटू एंड चिंटू, ठीक है, वेयर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 3:4:3। द अकाउंट्स ऑफ द फर्म आर मेड अप टू 31st मार्च एवरी ईयर। इनका अकाउंट्स जो बनता है वो 31st मार्च को ईयर एंडिंग होता है। द पार्टनरशिप प्रोवाइडेड इंटर आलिया दैट, पार्टनरशिप में ये बोला गया है कि ऑन द रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, अगर कोई भी पार्टनर रिटायर होता है, द गुडविल वाज टू बी वैल्यूड एट 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द पास्ट 4 years अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट। बोल रहा है कि अगर कोई पार्टनर रिटायर करता है तो गुडविल का वैल्यू करना चाहिए। अब पार्टनरशिप में उन्होंने लिखवा रखा है कि कौन से मेथड से वैल्यू करेंगे, क्योंकि मेथड तो बहुत सारा होता है, हम लोगों ने पढ़ा भी है। तो इन्होंने बोला है कि हम लोग 3 years परचेज करेंगे, 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। 3 years परचेज मतलब नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना हो गया? 3, ठीक है। और किसका नंबर ऑफ ईयर परचेज करना है? एवरेज प्रॉफिट का। एवरेज कितने साल के प्रॉफिट का करना है? पास्ट 4 years का प्रॉफिट का करना है, अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट। डेट ऑफ रिटायरमेंट तक का प्रॉफिट लेके 4 साल के प्रॉफिट का हमें एवरेज करने बोला। ये लैंग्वेज पढ़ के ही हमें समझना पड़ेगा। आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट 12% पर एनम ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, लेकिन जो प्रॉफिट होगा वहां से ये 12% पर एनम कैपिटल एम्प्लॉयड पे जो इंटरेस्ट होता है वो माइनस हो जाना चाहिए। एंड रेम्यूनरेशन ऑफ 2000 पर मंथ टू ईच पार्टनर। बोल रहा है कि जो प्रॉफिट हम लोग एवरेज करेंगे, जो 4 साल का प्रॉफिट रहेगा, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, देख सकते हैं हम लोग, ये देखो 4 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है 1 2 3 4। लेकिन इसमें से क्या क्या डिडक्ट करने बोला है? आफ्टर डिडक्टिंग मतलब माइनस करना पड़ेगा। क्या माइनस करना पड़ेगा ये समझाते हैं, पहले ये इजीली समझ में आएगा। पार्टनर लोगों को रेम्यूनरेशन दिया जाता है 2000 पर मंथ, वो लेस करना पड़ेगा। मतलब एक्सपेंसेस है ना, तो एक्सपेंसेस अगर लेस किया हुआ नहीं है तो लेस करना पड़ेगा। तो 2000 पर मंथ मतलब 24,000 फॉर ईच ईयर, वो हमें माइनस करना पड़ेगा। और ये भी देखो, ये बोल रहा है कि कैपिटल लगाने पे 12% इंटरेस्ट दिया जाएगा, ऐसा बात बोला गया था। तो 12% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये भी पे करना पड़ेगा, तो प्रॉफिट कम होगा। तो ये दोनों चीज माइनस किया हुआ नहीं है, हमें माइनस करने के लिए बोला गया है। On 1st April 2020, Antu retired and it was agreed on his retirement to adjust goodwill in the capital account without showing any amount of goodwill in the balance sheet। बोल रहा है कि 1 अप्रैल को पहला पार्टनर अंटू जो है वो रिटायर कर रहा है, और उस गुडविल का वैल्यू भी किया जाएगा जैसे बोला गया है उस हिसाब से। और गुडविल को हम लोग बैलेंस शीट में नहीं दिखाएंगे। ये तो हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था कि जब तक परचेस गुडविल ना हो हम लोग उसे बैलेंस शीट में नहीं दिखा सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ इनहेरेंट गुडविल, सॉरी, परचेज गुडविल ही बैलेंस शीट में दिखाया जाता है। खुद से क्रिएटेड, खुद से वैल्यूड गुडविल जिसको इनहेरेंट गुडविल बोलते हैं, वो बैलेंस शीट में नहीं दिखाया जाता है। इट वॉज एग्रीड दैट द कैपिटल एम्प्लॉयड वुड बी 6,50,000। कैपिटल एम्प्लॉयड तो हमें पता नहीं था, बता दिया कितना है, 6,50,000। बंटू एंड चिंटू वेर इन कंटिन्यू द पार्टनरशिप, ये लोग आगे बिजनेस चलाना चाहते हैं, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। और इन ये अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पहले जो तीनों का था 3:4:3, अभी ये लोग नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1 रखेंगे दोनों अपने अंदर, ठीक है। The following were in the amounts of the profit earlier before charging salary to partner and interest on capital employed। बोल रहा है कि ये जो सैलरी यानी रेम्यूनरेशन था पार्टनर लोगों का, वो इसमें चार्ज किया हुआ नहीं है, तो करेंगे, चार्ज करने से प्रॉफिट कम होगा। सैलरी प्रॉफिट से देंगे तो सैलरी कम होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। पार्टनर लोगों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल सकता है अगर डीड में लिखा हुआ है तो, ठीक है, जरूर लिखा हुआ है तभी इसका बात बोला गया। और यहाँ पर बोल दिया है पार्टनरशिप प्रोवाइडेड इंटर आली, मतलब ये
तो सबसे पहले हम लोग वैल्यूएशन ऑफ गुडविल निकालेंगे क्योंकि क्वेश्चन हमें वही करने बोल रहा है। तो इलस्ट्रेशन 10, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो गुडविल का वैल्यूएशन कैसे होगा, देखो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर रूल्स जो है वो देख लेते हैं। रूल्स हमें बोला है एवरेज प्रॉफिट, ठीक है, एवरेज प्रॉफिट मेथड, हमें एवरेज प्रॉफिट मेथड फॉलो करने बोला है। तो प्रॉफिट में ट्रेंड है क्या, 2,62, नहीं ट्रेंड नहीं है। ट्रेंड मतलब कोई एक कंस्टेंट सिस्टम होना चाहिए, या तो इंक्रीजिंग है या तो डिक्रीजिंग है। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें कि 16 17 के बाद 17 18 में इंक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज, फिर इंक्रीज, तो कोई ट्रेंड नहीं है, तो हम लोग वेटेड एवरेज नहीं कर सकते, सिर्फ एवरेज ही करेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया ईयर, ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख दिया प्रॉफिट। अच्छा, ईयर हो जाएगा 2016 से लेके 17, 2017 से लेके 18, 2018 से लेके 19, 2019 से लेके 20, फोर ईयर बोला है, तो 4 ईयर आई थिंक इतना ही होना चाहिए। हाँ, 260, 275, 2,60,, 2,75, फिर था 2,65, और उसके बाद था 2,80,, ठीक है। तो एवरेज करने के लिए पहले 4 साल के प्रॉफिट का हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल। तो हम लोग के पास आ जाएगा टोटल प्रॉफिट। फिर एवरेज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। टोटल प्रॉफिट पहले निकाल लेते हैं, 2,60,000, 2,75,000 प्लस 2,65,000 प्लस 2,80,000, तो ये हो गया 10,80,000, 10,80,000, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 10,80,000, ये 4 साल के प्रॉफिट है, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज प्रॉफिट पता चल जाएगा, डिवाइडेड बाय 4 करने से 2,70,000, ठीक है। ये हो गया 2,70,000 हम लोगों का एवरेज प्रॉफिट। अब गुडविल कैसे निकालेंगे, तो गुडविल इक्वल टू हम यहाँ पर लिख लेते हैं, गुडविल इक्वल टू हो जाएगा एवरेज प्रॉफिट ऑफ 4 ईयर इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। तो एवरेज प्रॉफिट ऑफ 4 ईयर कितना है, 2,70,000, और नंबर ऑफ ईयर परचेस कितना है, नंबर ऑफ ईयर परचेस है 3 ईयर्स। ये क्वेश्चन में गिवन होना चाहिए, जितना होगा उतना ही हम लोग लिखेंगे। तो गुडविल का वैल्यूएशन हो गया 8,10,000, ठीक है। ये हम लोगों का गुडविल का वैल्यूएशन हो गया। अच्छा, लेकिन एक एक प्रॉब्लम है, हम मैंने यहाँ पर कर दिया थोड़ा सा, यहाँ रॉन्ग हो जाएगा, ये वाला अभी से नहीं लिख सकते, ठीक है। यहाँ पर जो प्रॉफिट है इसको हमें रेक्टिफाई भी तो करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर इम्पैक्ट दिखा है, क्या कहाँ है कि प्रॉफिट से क्या करना पड़ेगा, हमें लेस करना पड़ेगा जो सैलरी है पार्टनर लोगों का, यानी रेम्यूनरेशन, और उसके साथ साथ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो मैंने लेस नहीं किया, तो यहाँ पर लेस कर देते हैं ये एवरेज प्रॉफिट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो कैपिटल पे इंटरेस्ट कितना होगा, कैपिटल कितना है देख लेते हैं, कैपिटल यहाँ पर बोल दिया 6,50,000, 6,50,000 पे 12%, यहाँ पर रेट बता दिया था 12%, ये देखो 12% पर एनम, तो 6,50,000 इंटू 12% पर एनम, तो ये हो गया 78,000, ये लेस हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने ये चीज लास्ट क्लास में भी एक क्वेश्चन में दिखाया था, तो हर साल हो रहा है, हम लोग एक साल ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग पूरे प्रॉफिट को एक साल का प्रॉफिट में ट्रांसफर कर चुके, डिवाइडेड बाई 4 करने की वजह से। अगर हम लोग ऐसा ना करके यहाँ से भी 78,000 इंडिविजुअली लेस करेंगे तो भी सेम आंसर आएगा, आज भी दिखा देंगे हम एक बार। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, ये पे करना पड़ता है प्रॉफिट से सैलरी, सैलरी हो जाएगा सैलरी ऑफ पार्टनर, ठीक है। 6,000 पर मंथ करके बोला गया है, ठीक है, 6,000 पर मंथ करके बोला गया है। यहाँ पर ईच पार्टनर, एक एक पार्टनर का, यानी तीनों का कितना होगा, तो यहाँ पर मैंने तीन क्यों नहीं मल्टीप्लाई किया, देखो 6,000 एक महीने का, तो 12 महीने का, यानी एक साल का जितना होगा वो एक पार्टनर का होगा, तो 3 पार्टनर का कितना होगा, 6,000 इंटू 12 इंटू 3, 2,16,000, तो एक
2,16,000 हो रहा है यहाँ पर। ओ 2,000 करके रेमुनरेशन, सॉरी मैंने पता नहीं क्यों 6,000 लिख दिया गलती से। 2,000 इंटू 12 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 72,000। अच्छा, तो यहाँ पर तुम लोग का एक क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि यहाँ मैंने इंटू 3 क्यों नहीं किया, क्योंकि टोटल कैपिटल इम्प्लॉयड 6,50,000 बोला है, क्योंकि इंटरेस्ट तो सभी पार्टनर को मिलेगा, लेकिन हमें इंडिविजुअली कैपिटल नहीं बताया है, ठीक है, लेकिन तीनों का कैपिटल जोड़ के हमें बताया जरूर गया है 6,50,000 तीनों का। इसका मतलब तीनों को कैपिटल पे इंटरेस्ट देने पे हमारा पर ईयर 78,000 करके कम हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि हम लोग का कितना बचेगा प्रॉफिट ये खर्चा पे करने के बाद। 1,20,000, इसको हम लोग बोलेंगे एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट, मतलब अगर एडजस्टमेंट होता है तो एडजस्ट करना पड़ेगा, एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट, ठीक है। अब हम लोग गुडविल जो कैलकुलेट करेंगे उसको इस तरह से कैलकुलेट कर सकेंगे, यहाँ पर 1,20,000 इंटू 3, तो ये हो गया 3,60,000, ठीक है, ये गुडविल का वैल्यू हो जाएगा 3,60,000। अब यहाँ पर हम लोगों ने गुडविल तो कैलकुलेट कर लिया, अब एंट्रीज देने बोला है, तो इसमें से क्या हो जाएगा, जो चले जा रहे हैं यानी चिंटू, इनका प्रॉफिट कितना गुडविल का हिस्सा होगा, तो यहाँ पर सॉरी अनटू चले जा रहे हैं, हाँ, तो यहाँ पर लिखते हैं इनका शेयर ऑफ गुडविल कितना हो जाएगा, टोटल गुडविल का इनका हिस्सा कैसे ढूंढना चाहिए, इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से, ठीक है। तो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था, ये पहले वाले 3,3,4,3, तो ये पहला 3 इनके लिए है, 3 बाई कितना हो जाएगा 10, ठीक है, 3/10 इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था। तो 3,60,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 10, ये करने पे आता है 1,08,000, ठीक है। अब ये 1,08,000 जो है, ये बाकी दो पार्टनर अपने अंदर अपने गेनिंग रेशियो में हमें देंगे, तो गेनिंग रेशियो भी चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो गेनिंग रेशियो हम चेक कर लेते हैं यहाँ पर, अंटू बंटू और चिंटू, यहाँ पर इनका ओल्ड रेशियो जो था 3/10 4/10 3/10 4/10 और 3/10, ये है ओल्ड, और ये रिटायर कर रहे हैं, ये रिटायर करने पे इनका रेशियो जो है इक्वल हो जाएगा 1/2 1/2, तो डिफरेंसेस क्या जनरेट हो रहा है, इनका तो सैक्रिफाइस है छोड़ो, ठीक है, इनका इनका क्या हो रहा है, इनका एक्चुअली ये 3/10 जो इनको मिल रहा था वो अभी आगे नहीं मिलेगा, इतना हम लोग बोल सकते हैं। और इनका अगर देखें माइनस करके देख लेते हैं, -1/10, ठीक है, और ये हो जाएगा 3/10 -1/2 -2/10, ठीक है। तो अगर चेक करके देखते हैं दोनों में माइनस आ रहा है, मतलब पीछे वाला डेटा ज्यादा है यानी न्यू, तो ये इनका गेन हो गया और ये इनका गेन हो गया, तो इनका एक्चुअली देखो तो ये टोटल करके देखो, जो इनका गेन है वही इनका सेक्रीफाइस है, मतलब ए जो शेयर अपना छोड़ दे रहे हैं 3/10, वही ये दोनों अपने अंदर एक्स्ट्रा इनको मिल जा रहा है, ठीक है। चेक करके देख सकते हो 1/10 और 2/10 जो दोनों टोटल गेन है वो इनके सैक्रिफाइस के बराबर है 3/10, ये तो नॉर्मल सा बात है, एक्स्ट्रा कहाँ से आएगा, जो पार्टिसिपेशन ये नहीं ले रहे हैं, ठीक है, वही इनको मिल जाएगा, लेकिन ये अपने अंदर इस तरह से शेयर करेंगे। तो गेनिंग रेशियो क्या हो जाएगा, गेनिंग रेशियो अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो ये हो जाएगा 1/10:2/10, यानी 1:2 हो गया गेनिंग रेशियो। अब इसमें ये जो शेयर है 1,08,000, ये 1,08,000 का हिस्सा यहाँ पर हम दिखा देते हैं, 1,08,000 जो है ये ए बी और सी, मतलब बंटू और चिंटू, ये दोनों क्या करेंगे 1/3 और 2/3 में कंपेंसेट करेंगे ए को, तो 1,08,000 का 1/3 कितना होता है 36,000, ये हो जाता है 36,000, और इस पे 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाता है 72,000, ठीक है। इसका मतलब ये जो बी और सी है इनको कंपेंसेट करना पड़ेगा, तो एंट्री हो जाएगा बी, मतलब यहाँ पर पूरा नाम जो है वो लिख लेते हैं, बंटूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, इनके कैपिटल अकाउंट से 36,000 जो है वो डिडक्ट हो जाएगा, चिंटूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, इनसे 72,000 डिडक्ट हो जाएगा, और ये पैसा चला जाएगा अंटू जो कि रिटायरिंग पार्टनर है उनके कैपिटल अकाउंट में, 1,08,000, इसमें लिखेंगे बीइंग एडजस्टमेंट
एंट्री पास्ट फॉर गुडविल ऑफ unto through remaining partners capital account in gaining रेशियो। ठीक है, अगर इतना नहीं लिखना चाहते हो नो प्रॉब्लम, सिर्फ लिख दो कि बीइंग गुडविल एडजस्टेड, ये भी चलेगा। अगर इतना नहीं लिखना चाहते हो, नहीं लिख सकते हो, सिर्फ लिख दो बीइंग गुडविल एडजस्टेड थ्रू कैपिटल अकाउंट, ये लिखने से भी होगा। अच्छा, अब हम जो बोल रहे थे यहाँ पर एक बार नहीं करके अगर हम लोग बार बार यहाँ पर माइनस करके दिखाते तो भी हमारा सेम अमाउंट ही होगा। जैसे पहले बार का ये दोनों ही माइनस होगा। पहले बार हम लोग कैसे माइनस करेंगे, ये क्या हो गया, एक साल का सैलरी 12 मंथ का 2000 करके 24,000, तीनों पार्टनर का 72,000 और कैपिटल 78, तो दोनों खर्चा मिला के कितना होता है, देखो दोनों खर्चा मिला के हो जाता है 1,50,000। तो हर बार प्रॉफिट से 1,50,000 हमारा डिडक्ट हो जाना चाहिए। हम लोग इंडिविजुअली भी कर सकते हैं। तो 2,60,000 से अगर 1,50,000 माइनस करोगे तो यहाँ पर ये देखो हम यहाँ पर लिख देते हैं 1,50,000 का माइनस हो जाएगा। ठीक है, हर जगह पे सेम, हर जगह पे सेम। अगर 1,50,000 करके माइनस होगा यहाँ पर आ जाएगा 1,10,000। ठीक है, फिर यहाँ पर देखो 2,75,000 माइनस 1,50,000, तो ये आ जाएगा 1,25,000। ठीक है, फिर 2,65,000 माइनस 1,50,000, तो यहाँ पर हो गया 1,15,000 और 2,80,000 माइनस 1,50,000, 1,30,000। तो ये टोटल आ जा रहा है 4,80,000। देख सकते हो 4,80,000 डिवाइडेड बाई 4 कर देंगे। ठीक है, तो भी हम लोग का 1,20,000 ही आएगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा। लेकिन इसमें ज्यादा मेहनत है, इससे बेटर है कि हम लोग ये कर सकते हैं। क्योंकि देखो अगर हम लोग पूरे प्रॉफिट को 4 साल के प्रॉफिट को 1 साल में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो ये 4 साल के खर्चे को 1 साल में ट्रांसफर करना है, तो 1 साल में करने से इतना ही आएगा, एक एक बार ही आएगा। तो फिर इसका तो कोई मतलब बनता है नहीं। ये मैंने लास्ट दिन भी दिखा दिया था, क्योंकि ये दिमाग में क्वेश्चन आता है कि अगर 4 साल का खर्चा है तो हम लोग एक एक बार क्यों माइनस कर रहे हैं, ये दिमाग में आ ही सकता है। इसलिए मैंने इसको फिर से एक बार दिखा दिया। ठीक है, बाकी एक ही बार करना सही रहेगा, क्योंकि इसमें टाइम ज्यादा लगेगा अगर हम लोग 4 बार करेंगे। तो ये वाला क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब आगे देखते हैं। देखो इलस्ट्रेशन 11, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है CU and AU आर वेयर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3 ऑन 1 April 2020 they decided to admit AG the partnership on the following terms। अब यहाँ पर एक एडमिशन का क्वेश्चन दिया है। AG को ये लोग पार्टनरशिप में लाना चाहते हैं, इनका पहले से 5:3 रेशियो था, 2 पार्टनर थे। AG को लाने बोला गया है 2 लाख एज कैपिटल फॉर 1/4 शेयर, यानी ये पता चल गया कि जो पार्टनर एडमिशन ले रहा है उनको प्रॉफिट दिया जाएगा 1/4। ठीक है, 1/4 शेयर मतलब 1/4 मतलब 25% के लिए उन्हें लिया जा रहा है। 1/4 मतलब 25% इंटू 100 करके देख लो, 2 लाख इनको कैपिटल लाना पड़ेगा, तो 1/4 के लिए 2 लाख कैपिटल लाना पड़ रहा है। इसका मतलब यही हुआ कि अगर तुम्हें हमारे पार्टनरशिप में 25% का शेयरिंग चाहिए तो 2 लाख कैपिटल लाओ। नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये बना दिया गया है 2:1:1। ठीक है, एमोंग CU AU एंड AG, इसका मतलब लास्ट वाला AG का है, चेक करो 1/4 होता है कि नहीं। 2:1:1 मतलब 1/4 ही हो रहा है। ठीक है, सही है। बाकी लोगों का 2/4 और 1/4 ये बनेगा। ठीक है, जो कि 5:3 था। अब चेक करेंगे सैक्रिफाइस होगा, क्योंकि एडमिशन हो रहा है तो सैक्रिफाइस होगा। CU वाज एंटाइटल्ड टू सैलरी ऑफ 2,000 पर मंथ। CU का जो सैलरी है वो है 2,000 पर मंथ, इट वाज रिवाइज टू 3,000 पर मंथ फ्रॉम 1 October 2018। CU जो पार्टनर है ये क्या कर रहे थे, ये सैलरी ले रहे थे 2,000 पर मंथ करके एज ए, मतलब एक पार्टनर चाहे तो वो काम भी कर सकता है अपने पार्टनरशिप फर्म में। ठीक है, सैलरी लेके, तो वो 2,000 सैलरी लेके काम कर रहा है, बट वो सैलरी अपना बढ़ा दिया है, 3,000 कर दिया है 1 October से। ठीक है,
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% करके दिया जाएगा, जिसका जो भी कैपिटल होगा उस पे 8% इंटरेस्ट दिया जाएगा। कैपिटल जो है 31 मार्च 2020 को, ये 1 अप्रैल 2020 है, 31 मार्च 2020 यानी एंड ऑफ द ईयर में सीयू का 4 लाख, एयू का 3 लाख, विच हैड रिमेन्ड अनचेंज्ड सिंस लास्ट 4 ईयर्स। बोल रहा है कि इनका कैपिटल जो दिख रहा है ये लास्ट 4 साल से इतना ही दिख रहा है, कोई भी चेंजेस नहीं है। गुडविल वाज टू बी वैल्यूड ऑन द ईयर्स ऑफ 3 ईयर्स, परचेज ऑफ एवरेज एडजस्टेड वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट 4 ईयर। गुडविल भी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, शायद नीचे डेटा दिया हुआ है, देखेंगे अभी। गुडविल को वैल्यू करना है 3 इयर्स परचेज ऑफ, 3 इयर्स परचेज मतलब नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज जो है वो 3 हो गया। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज इनटू गुड एवरेज प्रॉफिट होता है, एवरेज एडजस्टेड एवरेज मतलब एडजस्टमेंट हो सकता है, नीचे दिया हुआ है, एवरेज करना पड़ेगा, उसको एडजस्ट करना पड़ेगा और वेटेड प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। मतलब कुछ तो ट्रेंड होगा प्रॉफिट में जिसमें हम लोग वेट लिख सकते हैं। 4 साल का प्रॉफिट दिया होगा, उसका हमें वेटेड एवरेज निकालना है। द प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 4 इयर्स बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी टू सीयू वेयर एज फॉलोज। पॉइंट टू बी नोटेड यहाँ पर यह है कि प्रीवियस 4 इयर्स का प्रॉफिट नीचे दिया हुआ है, वो तो अभी हम दिखाते हैं क्या लिखा हुआ है, लेकिन इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज नहीं किया हुआ है, सैलरी चार्ज नहीं किया हुआ है। तो इसका मतलब प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा है। मेरे बिजनेस का एक्सपेंस है सैलरी देना, मेरे बिजनेस का एक्सपेंस है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो पे करना। अगर मैंने वो पे नहीं किया है तो मेरा प्रॉफिट गलत दिख रहा है। तो अगर हम उसी से कैलकुलेट करेंगे तो मेरा गुडविल तो ज्यादा दिखेगा, ज्यादा प्रॉफिट की वजह से। तो मुझे सही गुडविल कैलकुलेट करने के लिए पहले प्रॉफिट को एडजस्ट करना पड़ेगा, जो कि अनएडजस्टेड हालत में है बिकॉज ऑफ 2 एक्सपेंसेस, तो वो हम लोग एडजस्ट करेंगे। अब यहाँ पर प्रॉफिट दे दिया है, ये देखो 3 साल का दे दिया है। यहाँ पर वैसे तो देखो वेट तो मुझे नहीं दिख रहा है कि वेट लगाना वाला कंडीशन है, लेकिन हाँ हो सकता है आफ्टर एडजस्टमेंट ये वेट लग जाए, ठीक है। यहाँ पर वैसे तो देखो अगर खाली हम लोग देखेंगे तो ये इंक्रीज हुआ है, फिर डिक्रीज, फिर इंक्रीज, तो वेट तो नहीं लग सकता है जैसे कि मैंने बोला था। लेकिन अगर कुछ रेक्टिफिकेशन है, ये देखो जैसे कि है ABCD 4 रेक्टिफिकेशन है, ये रेक्टिफिकेशन करने के बाद हो सकता है कि प्रॉफिट का एक ट्रेंड बन जाता है, देन हम लोग उस पर वेट लगा सकते हैं। यहाँ पर क्या क्या बोला है देखो, रेक्टिफिकेशन क्या करने बोला है। रेक्टिफिकेशन अब एरर जो होता है उसमें जैसे कि गलती हो जाता है ना, प्रिंसिपल एरर, जैसे मशीन खरीदा गया था 40,000 1 अक्टूबर 2018 को, उसको चार्ज कर दिया गया है रेवेन्यू बोल के। रेवेन्यू मतलब PL में चार्ज कर दिया गया है, डेली का खर्चा दिखा दिया है। लेकिन एसेट खरीदने से कभी परचेज अकाउंट डेबिट नहीं होता है, रेवेन्यू एक्सपेंस मतलब परचेज डेबिट हो जाएगा ना, बट एसेट खरीदने से क्या होगा, एसेट अकाउंट डेबिट होगा। तो ये 40,000 से एसेट को डेबिट करना चाहिए था। अगर हम लोगों ने ऐसा नहीं किया है तो उसका इम्पैक्ट क्या हुआ होगा, हम पहला बात है डेप्रिसिएशन चार्ज कम हुआ होगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन हम लोग एसेट ट्रीट ही नहीं कर रहे तो डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किए हैं, तो प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा है, क्योंकि डेप्रिसिएशन एक खर्चा होता है, तो खर्चा ही नहीं दिखा है तो प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा है। अब 1 अक्टूबर 2018 का बात है, तो ये कौन से ईयर का रेक्टिफिकेशन हो जाएगा, ये हो जाएगा ये वाला 2018-19 का होगा, क्योंकि अक्टूबर 2018 यहाँ पर आएगा, क्योंकि ये खत्म होता है 31 मार्च 18 को, तो अक्टूबर यहाँ पर होगा, तो इसमें रेक्टिफिकेशन का जरूरत होगा पॉइंट A का, ठीक है। तो पहला बात है कि यहाँ पर 40,000 जो हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंस दिखा रहे हैं, परचेज दिखा दिए, तो इस वजह से देखो क्या होगा, अगर मैंने परचेज दिखाया है मशीन खरीदने को, तो मेरा ट्रेडिंग में मैंने वो 2 परचेज बोल के दिखा दिया है, तो मेरा जीपी कम हो गया होगा, मैंने खर्चा ज्यादा दिखाया तो जीपी कम हो गया, और जीपी गलत आया तो नेट प्रॉफिट भी गलत आया। इसका मतलब 40,000 यहाँ पर ऐड करना चाहिए और डिप्रिशिएशन को लेस करना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने ऐसे ट्रीट नहीं किया तो डिप्रिशिएशन नहीं दिखा है, तो डिप्रिशिएशन लेस होगा। डिप्रिशिएशन लग रहा है WDV मेथड से, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा, 2 साल का डिप्रिशिएशन लगेगा, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, एसेट रह रहा है तो डिप्रिशिएशन 2 साल होगा लगातार, ठीक है। स्टॉक जो है वो ज्यादा दिखा दिया गया है 20,000, स्टॉक 31 मार्च 2018 का, मतलब जस्ट इसके पहले साल वाला जो रेक्टिफिकेशन होगा कि ये वाला 31 मार्च स्टॉक ज्यादा दिखा दिया गया। स्टॉक ज्यादा दिखाने से क्या होगा, जैसे मान लो ये एक ट्रेडिंग अकाउंट है, यहाँ पर डेबिट साइड 100 है, यहाँ पर सपोज 120 है, तो यहाँ पर 20 आ जाएगा जीपी, ठीक है। अब मान लो ये 100 ही है, लेकिन ये गलती से 140 दिखा दिया गया है, तो यहाँ पर 40 आ जाएगा बैलेंस। तो अगर क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा हो रहा है, ये पॉइंट कर लो, मतलब नोट कर लो, क्लोजिंग स्टॉक अगर ज्यादा दिख रहा है तो प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। ये देख लो, ये प्रूव करके मैंने दिखा दिया, क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा होने से प्रॉफिट भी ज्यादा दिखेगा। तो अगर गलती से क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है, मतलब ज्यादा दिखा दिया है, तो 20,000 प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा है, तो हमें 20,000 से प्रॉफिट को लेस करना चाहिए। और जो 31 मार्च 2018 का
क्लोजिंग स्टॉक है वो 1 अप्रैल 2019 का ओपनिंग स्टॉक होगा। कोई भी एक ईयर का क्लोजिंग स्टॉक दूसरे ईयर का ओपनिंग स्टॉक होगा, तो ये गलती दूसरे साल भी इम्पैक्ट डालेगा। तो उसे कैसे ठीक करना है, अगर मान लो ओपनिंग स्टॉक ज्यादा दिख रहा है तो क्या होगा, ये मान लो 100 है, ये 120 है, तो यहाँ पर 20 ही आएगा। अब मान लो ये 100 के जगह गलती से यहाँ पर आ गया है 110 और ये 120 है, तो यहाँ पर प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो अगर ओपनिंग स्टॉक ज्यादा होता है, ये पॉइंट टू भी नोटेड कर लो, ओपनिंग स्टॉक अगर ज्यादा होगा तो प्रॉफिट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो अगर गलती से ओपनिंग स्टॉक ज्यादा दिख रहा है, क्यों, ओपनिंग स्टॉक यहाँ बोला नहीं था, बट किसी एक साल का क्लोजिंग स्टॉक दूसरे साल का तो ओपनिंग स्टॉक होगा, तो दूसरे साल के प्रॉफिट में क्या इंपैक्ट डालेगा, प्रॉफिट को कम कर दिया है तो प्रॉफिट को ज्यादा करेंगे, तो यहाँ पर 20,000 क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो ये सब करेंगे, हम जस्ट अभी समझा रहे हैं। देयर वॉज ए लॉस बाय फायर अमाउंटिंग 10,000 इन द ईयर 16-17। यहाँ पर बोल रहा है कि लॉस हुआ है आग लगने की वजह से, विच वॉज नॉट कंसिडर्ड इन ट्रेडिंग अकाउंट बट करेक्टली डेबिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर दैट ईयर। बोल रहा है कि जो 10,000 का लॉस हुआ है आग लगने की वजह से, वो पीएल में सही तरीके से हम लोगों ने दिखाया है, बट इसको ट्रेडिंग में हम लोगों ने नहीं दिखाया। तो ट्रेडिंग में नहीं दिखा है तो अभी इसे दिखाना पड़ेगा। ट्रेडिंग में दिखाने का मतलब है हमें क्लोजिंग स्टॉक दिखाना पड़ेगा, मेरा इतना स्टॉक जो है वो जल गया है, क्योंकि स्टॉक या तो मेरा बिक सकता है या तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक में रह सकता है। तो मेरा जो स्टॉक जल जाता है वो मैंने बेचा नहीं होगा, ठीक है, वो मेरे पास एज ए क्लोजिंग स्टॉक भी नहीं दिख रहा है। बट अगर वो नहीं जलता तो या तो वो मेरा बिक जाता या तो क्लोजिंग स्टॉक, तो अभी बिका तो नहीं, अगर नहीं जलता तो वो मेरा क्लोजिंग स्टॉक रहता, तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक कम दिख रहा है। और अभी अभी हम लोगों ने देखा कि क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है तो प्रॉफिट ज्यादा दिखेगा, और क्लोजिंग स्टॉक कम है तो प्रॉफिट कम दिखेगा। यानी हमें वो 10,000 को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक कम दिख रहा है 10,000 से। तो क्लोजिंग स्टॉक अगर ज्यादा होने से प्रॉफिट ज्यादा होगा, तो क्लोजिंग स्टॉक कम होने से प्रॉफिट कम दिखेगा, में हमें ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। डेटर एज ऑन 31 मार्च 2020 इंक्लूड ए बैड डेट 5,800। डेटर जो है उसमें 5,800 ऐसे बैड डेट दिख रहा है जिसका हम लोगों ने एडजस्टमेंट नहीं किया। तो बैड डेट तो पीएल में दिखाना चाहिए, टू बैड डेट बोल के, तो अगर हम लोगों ने नहीं दिखाया है तो प्रॉफिट हम लोग का गलत दिख रहा है, ज्यादा दिख रहा है, ये लॉस रिकॉर्ड नहीं किया है तो ये ज्यादा दिख रहा है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 5,800 को लेस कर देना पड़ेगा 31 मार्च 2020, यानी यहाँ से लेस कर देंगे। तो हमें क्या देखना है, हमें जस्ट इतना ही देखना है किस वजह से हमारा प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा है और किस वजह से हमारा प्रॉफिट कम दिख रहा है, उस हिसाब से हम लोग उसका इम्पैक्ट जो है डालते जाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा ये सारे पॉइंट का, तो उसके बाद ही हम लोग वैल्यूएशन ऑफ गुडविल जो है प्रॉपरली कर पाएंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इलास्ट्रेशन 11, तो यहाँ पर लिखते हैं 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019 और 20 पर्टिकुलर्स। ऊपर लिख दो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ठीक है, गुडविल का वैल्यूएशन किस तरह से करेंगे। तो पहले लिखेंगे प्रॉफिट्स, क्योंकि प्रॉफिट्स हमें चाहिए गुडविल का वैल्यूएशन करने के लिए। मेथड हमें बता दिया है कि नंबर ऑफ ईयर परचेस ऑफ एवरेज वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो प्रॉफिट जो है वो रेक्टिफाइड नहीं है, तो हमें पहले प्रॉफिट को रेक्टिफाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो तुम लोग सोच रहे होगे पहले इस तरह से क्यों रेक्टिफाई नहीं किया, क्योंकि पहले का जो रेक्टिफिकेशन था वो सिर्फ खर्चा हम लोगों ने डिडक्ट नहीं किया है, खर्चा डिडक्ट करना था। बट अभी जो है इन्होंने एंट्री वगैरह ही गलत कर रखा है, तो पूरा प्रॉफिट जो है वो प्रिंसिपली एरर दिख रहा है, तो वो सारे प्रिंसिपल एरर्स को हमें सही करने पड़ेंगे। तो पहले लिख लेते हैं जो गलत प्रॉफिट है, 2,10,000, 2,60,000, 2,10,000, 2,60,000, 210, 3,05,000। अच्छा, क्या क्या माइनस होगा, पहले तो ये तो रेक्टिफिकेशन है, उसके साथ पहले ये माइनस होगा। ये देखो यहाँ पर प्रॉफिट बोला है बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी टू सीयू। तो पहले सैलरी माइनस कर देते हैं, जो सीयू है उनको मिलना चाहिए था, जो पार्टनर है उनको जो सैलरी मिलना चाहिए था। तो सैलरी का खर्चा नहीं हम लोगों ने डिडक्ट किया है तो प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा है। तो सैलरी कितना हो जाएगा, पूरे एक साल का 2,000 पर मंथ है,
और ये हो जाएगा 2000 इंटू 12, ठीक है 24,000। लेकिन 1 अक्टूबर से ये 3000 हो गया, 1 अक्टूबर 2018 से, ठीक है। तो 1 अक्टूबर 2018 का इम्पैक्ट यहाँ पर आएगा। देखो ये पहला बात है 18 वाला ईयर नहीं है, तो यहाँ पर @2000 करके 24,000 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी अगर देखो तो ये 24,000 होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 1 अक्टूबर नहीं आ रहा है, ये 31 मार्च 18 है, तो मार्च के बाद ही अक्टूबर 18 आएगा, तो यहाँ पर आएगा। तो अगर अक्टूबर के बाद से ये स्टार्ट हो रहा है तो इसमें कितना हो जाएगा, ये देखो। इसका कैलकुलेशन हम लोग इस तरह से कर सकते हैं। हम यहाँ पर दिखा देते हैं, कहाँ दिखा है सैलरी का, यहाँ पर दिखा देते हैं। यहाँ पर वर्किंग नोट नंबर 1, ठीक है। तो सैलरी जो है ये हम लोग लिख देते हैं 2000 करके 12 मंथ्स का हो जाएगा 24,000 अप टू 31 मार्च, यहाँ तक लिख देते हैं, अप टू 31 मार्च 2018। सैलरी इतना ये हो गया पर एनम हर साल, ठीक है। 31 मार्च 2018 तक, तो 2 साल का हो गया, 2 ईयर, ठीक है। 2 ईयर का यहाँ पर हो जाएगा, मतलब 2 ईयर मतलब ये 16 17 17 18 दोनों साल ऐसे होगा। और इसके बाद नेक्स्ट जो सैलरी होगा वो बढ़ रहा है, ठीक है। वो अक्टूबर से बढ़ रहा है, तो मार्च के बाद तो अक्टूबर नहीं आएगा, ठीक है। मार्च के बाद क्या आ जाएगा, 31 मार्च 2018 खत्म हो गया। मतलब इसको ना मुझे इस तरह से ड्रॉ करके दिखाना चाहिए, तभी अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। ये देखो हम इसको ड्रॉ करके दिखाते हैं तो इसमें बेटर समझ में आएगा। ये देखो यहाँ पर मैंने कर लिया एक साल, यहाँ पर 16 17, ठीक है। इसके बाद 17 18, इसके बाद 18 19, इसके बाद 19 से लेके 20, ठीक है। तो 16 17 2000 इंटू 12 करके हो गया, ठीक है। 17 18 2000 इंटू 12 करके हो गया। अब 18 19 में कैसे होगा, 18 19 में 31 मार्च को 18 खत्म होता है फाइनेंशियल ईयर, उसके बाद अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 6 मंथ्स 2000 करके ही होगा, क्योंकि अक्टूबर से जो है चेंज हुआ है। तो अक्टूबर से लेके बाकी 6 मंथ्स, ठीक है। अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, बाकी 6 मंथ्स का 3000 करके हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो गया 12,000 प्लस ये हो गया 18,000, तो 12,000 प्लस 18,000 ये हो जाएगा 30,000। देखो ये बहुत इजीली समझ में आता है। यहाँ पर 24,000, यहाँ पर 24,000, ठीक है। और इसके बाद 3 ऑब्वियसली एक बार अगर सैलरी बढ़ा है तो वैसे ही चल रहा है, तो 3000 इंटू 12 ये हो जाएगा 36 मंथ। तो यहाँ पर ये चीज देखने वाला था हम लोग का कि सैलरी का जो प्रॉब्लम मतलब जो चेंजेस हुआ है मिडिल में उसका कैसा इम्पैक्ट आएगा, तो उसका इस तरह से आ गया। तो सैलरी का जो लेस होगा वो 24,000, इस पे वर्किंग नोट हम लोग लिख सकते हैं, वर्किंग नोट नंबर 1 समझने के लिए। तो यहाँ पर हो गया ये 30,000 हो जाएगा और ये 36,000 हो जाएगा। तो ये पहला खर्चा। फिर लेस करेंगे दूसरा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 8%, तो यहाँ पर लिख देते हैं @8% पर एनम, हर साल 8% करके। तो ए जी ने लाया है 2 लाख का 8%, यहाँ पर कितना हो जाएगा, अच्छा ये तो थे ही नहीं तब, ये तो नए पार्टनर सी यू और ए यू का, ठीक है। तो इनका है 4 लाख और 3 लाख, तो 4 लाख का 8%, तो देखते हैं 4 लाख का 8% कितना होता है, यहाँ पर चेक कर लेते हैं। ये जो वर्किंग नोट बनाए यहीं पर बना लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सी यू और ए यू, ठीक है, सी यू और ए यू। तो कितना कितना हो जाएगा, 4 लाख और 3 लाख, 4 लाख और 3 लाख, इस पे 8%, 4 लाख पे 8%, 32,000। 4 लाख, लेकिन एग्जाम में ऐसे एल नहीं लिखना है, पूरा 4 लाख ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। 24,000, तो टोटल कितना हो गया
56,000। और एक पार्टनर का क्यों नहीं किया? क्योंकि वो तो इनकमिंग पार्टनर है, वो तो अभी आ रहा है। अभी तो ये जो 4 साल का प्रॉफिट है ये तो ये दोनों ने मिलके कमाया है, तो इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो इन्हीं को मिला होगा, तो इनका इम्पैक्ट दिखाएंगे। 56,000 करके हर बार जो है लेस हो जाएगा। वर्किंग नोट नंबर 2, ये लेस किया हुआ नहीं है तो प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा है, खर्चा है बिजनेस का तो ये लेस करके दिखा देंगे 56,000। अच्छा, इसके बाद जो गलती दिया हुआ है यहाँ पर, गलती क्या किया है इन्होंने, एक मशीन खरीदा था 1 अक्टूबर को, लेकिन उसे रेवेन्यू दिखा दिया है। तो इस वजह से क्या होगा, अगर हम लोग मशीन का खर्चा दिखा देते हैं एज ए परचेज तो जीपी कम हो जाएगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा। परचेज ज्यादा होगा ऑटोमेटिकली प्रॉफिट कम दिखेगा, प्रॉफिट कम दिखेगा तो जीपी कम दिखेगा तो नेट प्रॉफिट भी कम दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। मशीन कैपिटलाइज्ड होता है, ये बैलेंस शीट में दिखता है, मशीन टू बी कैपिटलाइज्ड ऐसे लिखना चाहिए, कैपिटलाइज्ड करेंगे। तो कौन से ईयर में होगा इसका इम्पैक्ट, 1 अक्टूबर 2018 मतलब 18-19 में इम्पैक्ट होगा। तो 18-19 में यहाँ पर हम लोग 40,000 को ऐड कर देंगे। 40,000 से प्रॉफिट कम दिख रहा होगा क्योंकि हम लोगों ने मशीन को मशीन के जगह खर्चा दिखा दिया। ठीक है, और डिप्रिशिएशन इस वजह से नहीं दिखाया होगा, अगर हम लोगों ने एसेट कंसीडर ही नहीं किया तो डिप्रिशिएशन नहीं दिखाया, तो डिप्रिशिएशन अभी दिखाएंगे तो प्रॉफिट कम हो जाएगा उतने से। तो जब खरीदा है उसके बाद से डिप्रिशिएशन चार्ज होगा। 40,000 का जो मशीन है इस पे डिप्रिशिएशन चार्ज हो जाएगा। यहाँ पर देखो कितना परसेंट बोला है, 20% पर एनम। ठीक है, तो 40,000 का 20%, तो यहाँ पर एक्चुअली क्या हो रहा है, वैसे तो डिप्रिशिएशन कितने दिन का लगेगा, अक्टूबर से लेके मार्च तक काउंट करेंगे तो 6 मंथ्स का ही लगता है। लेकिन यहाँ पर क्या किया है, जो मशीन जो परचेज हुआ है वो 1 अक्टूबर तो जरूर दिया है, बट मशीन का जो डिप्रिशिएशन है उसको पूरे साल का दिखा दिया है। ठीक है, इसको पूरे साल का दिखा दिया है, नहीं पूरे साल का नहीं दिखा है, 6 मंथ्स का ही दिखा है, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, 6 मंथ्स का ही होगा। ये देखो 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च काउंट करके देख लो डिप्रिशिएशन कितना होता है, यहाँ पर हम दिखा देते हैं वर्किंग नोट नंबर 3 बना के कि इसका कैलकुलेशन कैसे होगा। वर्किंग नोट नंबर 3, ठीक है, 1 अक्टूबर को परचेस हुआ है, 1 अक्टूबर 2018 से लेके जो ईयर खत्म होता है 31 मार्च 2019 तक, यानी 6 मंथ्स। 6 मंथ्स का डेप्रीशिएशन कितना हो जाएगा, 40,000 इंटू 20% इंटू 6/12। ठीक है, तो ये हो गया 4,000। तो पहले साल मशीन का डेप्रीशिएशन हो जाएगा 4,000। कौन से साल, जिस साल खरीदा गया। तो फिर मशीन तो बिका नहीं है तो नेक्स्ट ईयर भी एसेट पे डेप्रीशिएशन लगेगा, क्योंकि WDV मेथड है। तो नेक्स्ट ईयर डेप्रीशिएशन कितना होगा, 40,000 का मशीन था, 4,000 का डिप्रिशिएशन लग चुका है तो बचा हुआ वैल्यू होता है 36,000। फिर इस पे कितना लगेगा, एक साल के लिए 20%, तो 36,000 का 20%, क्योंकि अभी तो पूरे साल का डिप्रिशिएशन लगेगा, दैट इज 7,200। तो इस पे एसेट का वैल्यू बचता है 28,800। हमें तो एसेट का वैल्यू नहीं चाहिए, वो तो बैलेंस शीट पे दिखता है, हम लोग तो प्रॉफिट को रेक्टिफाई कर रहे हैं, यानी 7,200 का डिप्रिशिएशन हम लोग नेक्स्ट ईयर में अप्लाई करेंगे। यहाँ पर 7,200 का डिप्रिशिएशन यहाँ पर दिखा देंगे। हो गया, डिप्रिशिएशन वाला जो एरर था वो भी हम लोगों ने सही कर दिया। अब यहाँ पर बोला था कि स्टॉक ओवर वैल्यूड दिखा दिया है, कौन से साल में, 31 मार्च 2018 में। तो स्टॉक ज्यादा दिखेगा तो प्रॉफिट भी क्या हो रहा है हम लोगों का, कम दिखेगा। ठीक है, स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा दिखता है तो प्रॉफिट हम लोग का क्या होता है, कम होता है। ये मैंने थोड़ी देर पहले ही चेक करके दिखाया था। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट को सॉरी प्रॉफिट ज्यादा दिखता है, फिर से एक बार देख लो, ये 100 है, ये 140 है तो यहाँ पर 40 आएगा, और अगर ये 100 है, ये 120 है तो यहाँ पर 20 आएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया, स्टॉक अगर ज्यादा दिख रहा है प्रॉफिट ज्यादा, स्टॉक कम दिखेगा तो प्रॉफिट कम होगा। तो स्टॉक हम लोगों ने ज्यादा दिखा दिया है, प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा है, तो अगर ज्यादा दिख रहा है तो प्रॉफिट को कम करके दिखाएंगे, क्योंकि गलत दिख रहा है, 20,000 प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा है, तो यहाँ पर हम लोग कम करके दिखाएंगे। तो कर देंगे लेस ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अब कौन से ईयर में ये प्रॉब्लम हुआ है, 18 देख लेते कौन से ईयर में हुआ है, 31 मार्च 2018 में हुआ है। तो 31 मार्च 2018 मतलब ये वाला है, तो यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग 20,000 लेस करके दिखा देंगे। अब ये जो क्लोजिंग स्टॉक है ये यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा नेक्स्ट ईयर। तो क्लोजिंग स्टॉक का जो इम्पैक्ट होता है ओपनिंग स्टॉक का जस्ट उसका ऑपोजिट होता है। ठीक है, तो ओपनिंग स्टॉक भी ओवर वैल्यूएशन दिख रहा होगा,
ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, जो इस बार का क्लोजिंग स्टॉक है वो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक होगा। तो क्लोजिंग स्टॉक की वजह से अगर हम लोग का प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा था तो ओपनिंग स्टॉक की वजह से, ओवर वैल्यूड होने की वजह से प्रॉफिट हम लोग का कम दिख रहा है, तो उसमें हम लोगों ने ऐड कर दिया। ठीक है, अब ऐड करेंगे। दूसरा पॉइंट था लॉस ऑफ फायर। ये देखो 10,000 का लॉस हो गया है, आग में स्टॉक जल गया है। तो स्टॉक जल गया है, अगर हम लोगों ने, अगर फाइनल अकाउंट्स याद है तुम लोग को, हम लोग उसको ट्रेडिंग में दिखाते हैं बाय क्लोजिंग स्टॉक बोल के, नहीं दिखाने से प्रॉफिट गलत दिखता है, ये मैंने प्रूव करके भी दिखाया है बहुत सारे क्वेश्चन में। तो ये जो 10,000 है, इसके वजह से हमारा प्रॉफिट जो है वो क्या दिख रहा है, वो हम लोग का प्रॉफिट जो है कम दिख रहा है। तो अभी हम लोग इसमें क्या करेंगे, क्योंकि अभी अभी हम लोगों ने देखा कि क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा दिखाएंगे तो प्रॉफिट ज्यादा दिखेगा, क्लोजिंग स्टॉक कम दिखाएंगे तो प्रॉफिट कम दिखेगा। तो क्लोजिंग स्टॉक कम दिखा रहे हैं, वो स्टॉक जो जल गया है वो क्लोजिंग स्टॉक दिखाना चाहिए, लॉस बाय फायर। ठीक है, कौन से ईयर में लॉस बाय फायर हुआ है, लॉस बाय फायर हुआ है 10,000 रुपया 16-17 में। तो 16-17 मतलब एकदम ये स्टार्टिंग वाला ईयर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग 10,000 क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। और एकदम एंड में क्या रेक्टिफिकेशन बोला है हम लोगों ने, बैड डेट नहीं दिखा है 5,800 31 मार्च 2020 का, 31 मार्च 2020 मतलब यहाँ पर। तो बैड डेट नहीं दिखा है तो प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा है, यहाँ पर लेस कर देंगे, बैड डेट रिटर्न ऑफ दिखा देना चाहिए हमें। बैड डेट रिटर्न ऑफ फाइनल अकाउंट्स का ही पार्ट है सारा का सारा, कुछ अलग चीज है ही नहीं। तो 5,800 हम लोग यहाँ पर लेस करके दिखाएंगे, जिस साल के प्रॉफिट में गलती हुआ उसी को सही करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर पहले प्रॉफिट का कैलकुलेशन कर लेते हैं कि एडजस्टेड प्रॉफिट क्या आ जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे एडजस्टेड प्रॉफिट, एडजस्टेड प्रॉफिट्स। तो एडजस्ट करने के बाद कितना आ रहा है ये चेक करेंगे। 2,10,000 minus 24,000 minus 56,000 plus 10,000, 1,40,000, 2,60,000 to 24,000, 2,60,000, 24,000, 56,000, 20,000, 1,60,000। अच्छा, यहाँ पर कितना हो रहा है देखो, 2,10,000 30 56, 2,10,000 30 56 40, add 40,000 less 4,000, add 20,000, 1,80,000। और यहाँ पर 3,05,000 minus 36,000 minus 56,000, 7,200 और 5,800, 2 लाख। ये हो गया। अब देखो यहाँ एक ट्रेंड बन गया, प्रॉफिट जो है इंक्रीजिंग है, पहले 1,40,000 फिर 1,60,000 फिर 1,80,000 फिर 2 लाख। तो यहाँ पर हम लोग वेट प्रोवाइड कर सकते हैं। वेट कैसे प्रोवाइड किया जाता है, जो सबसे ज्यादा होता है उसमें सबसे ज्यादा वेट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और जो सबसे कम होता है उसमें 1। ठीक है, जो सबसे ज्यादा उसमें सबसे हाईएस्ट वेट, तो कम वाले में 1, फिर उसके बाद 2 3 4, ये वेटेड हो गया। अब वेटेड प्रॉफिट निकाल लेंगे। वेटेड प्रॉफिट, वेटेड प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है, वेटेड प्रॉफिट के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये मान लो ए है ये बी है, ए क्रॉस बी करेंगे तो वेटेड प्रॉफिट आ जाएगा 1,40,000, 3,20,000, 3,60,000, 8 लाख। ये हो गया। अब हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट, टोटल वेटेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय वेट। तो वेट कितना हो गया, वेट का टोटल 4 + 3 7 8 9 1 10। ठीक है, वेट हो गया 10। और जो टोटल प्रॉफिट है वो 1,40,000 3,20,000 3,60,000, 1,40,000 3,20,000 3,60,000, और सॉरी 3,60,000 नहीं, 5,40,000 और 8 लाख।
ये मैंने गलत लिख दिया है, 5,40,000 होगा, ये 3,60,000 लिख दिया है, ये 54 होता है, 18 3 जा 54। अच्छा, ये टोटल करने पे आ रहा है 18 लाख। 18 लाख डिवाइडेड बाई 10, 1,80,000। ठीक है, ये हो गया 1,80,000। तो गुडविल कितना हो जाएगा? गुडविल इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, ठीक है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट शॉर्टकट में लिख दिया, इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ये क्वेश्चन में गिवन है, तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट 1,80,000 इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज यहाँ पर बोला गया था 3 ईयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, सॉरी 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो ये हो गया 5,40,000। गुडविल का वैल्यूएशन हो जाता है 5,40,000। तो अभी हम लोग का गुडविल निकला है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, जो इनकमिंग पार्टनर है उसको कितना लाना पड़ेगा वो हम लोग देखेंगे। तो एजी जो है वो इनकमिंग पार्टनर है, उनको लाना पड़ेगा। हमेशा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से ही ये कैलकुलेट किया जाता है। तो 5,40,000 इंटू 1/4, तो गुडविल का हिस्सा हो जाएगा 1,35,000। ये हो गया इनका शेयर ऑफ प्रॉफिट। अब एंट्री क्या होगा? तो अभी देखते हैं, देखो यहाँ पर बोला कैसे था, कैसे लाना पड़ेगा। यहाँ लास्ट, एजी सेल ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, कैश में बोला है, कैश में लाना पड़ेगा, तो कैश का एंट्री होगा। यहाँ पर हम लोग कैपिटल एंट्री से सिर्फ काम नहीं कर सकते, कैश का एंट्री होगा। तो पैसा लाना पड़ेगा गुडविल के लिए, तो बैंक अकाउंट डेबिट कितना लाना पड़ेगा? 1,35,000। और ये पैसा कौन अपने अंदर डिवाइड कर लेंगे? जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन हो जाएंगे? सीयू और एयू, टू सीयूज कैपिटल टू एयूज कैपिटल। ठीक है, अब कितना कितना अमाउंट होगा उसके लिए हमें एक कैलकुलेशन करना पड़ेगा। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या हो रहा है वो कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा। वर्किंग नोट 4 बना लेते हैं। ए यू, सी यू और ए जी, ठीक है, इनका जो ओल्ड रेशियो था 5:3। सी यू और, अच्छा मैंने ना आगे पीछे लिख दिया है, यहाँ सीक्वेंस में लिखना जरूरी है, नहीं तो कैलकुलेशन नहीं समझ में आएगा, आगे पीछे लिख देंगे। तो सी यू और ए यू 5:3, यानी 5/8 और 3/8। ए जी तब थे नहीं जब ओल्ड वाला था, जब न्यू हुआ तो इनका 1/4 हो गया। अब 1/4 होने के बाद क्या यहाँ पर एक बार भी बताए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? हाँ बता दिया है, 2:1:1। तो हमें खुद से कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, 2/4, 1/4 और 1/4। अब डिफरेंसेस चेक करेंगे तो देखेंगे किनका गेन है किनका, इनका तो पूरा गेन है क्योंकि पहले कुछ नहीं था, अभी 1/4, मतलब देखो 0 - 1/4, तो 1/4 पूरा इनका गेन है। जो इनकमिंग पार्टनर होता है उनका तो गेन ही होता है, और उनका गेन इक्वल टू होता है बाकी दोनों का सैक्रिफाइस। ठीक है, अब चेक करके देख लो 5/8, ये मैंने जस्ट समझाने के लिए बोला, ये करना जरूरी नहीं है, बट हाँ ये करना जरूरी है। 8 और 4 का एलसीएम हो जाता है 8, 5 - 4, ये हो गया 1/8। अब ये अगर पॉजिटिव आ रहा है तो ये वाला डेटा कम है, ये वाला डेटा ज्यादा है, मतलब सैक्रिफाइस 1/8। अब इनका देखते हैं 3/8 - 1/4, तो ये हो गया 8, 3 - 2, यानी 1/8। ठीक है, ये भी इनका सैक्रिफाइस हो गया। अब देखो इन दोनों का सैक्रिफाइस इक्वल टू इनका गेन हो रहा है, चेक करके देख लो। ये देखो इन दोनों का टोटल सैक्रिफाइस कितना हो गया? 1 + 1 यानी 2/8। अब इसको सॉल्व करो, ये देखो मतलब सिंप्लीफाइड करो, 1/4, 1/4 इनका गेन हो गया, तो 1/8 इनका सैक्रिफाइस हो रहा है। तो सैक्रिफाइस रेशियो क्या हो जा रहा है? सैक्रिफाइस रेशियो 1/8 यानी 1:1। 1:1 रेशियो में ये कंपेंसेट मिलेगा, कंपेंसेशन मिलेगा इनसे। ठीक है, 1,35,000 का आधा आधा, तो 1,35,000 का आधा आधा, 1:1 मतलब आधा आधा, 67,500, 67,500। ये देखो 67,500 इस तरह से होगा। तो ये देखो यहाँ पर ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। अब कुछ छोटा छोटा क्वेश्चन है, ये हम लोग डिस्कस करते हैं। देखो कुछ ट्रू फॉल्स है, कुछ एमसीक्यूज है, तो ये चेक करते हैं हम लोग। सबसे पहला यहाँ पर जो है दैट इज ट्रू फॉल्स। तो ट्रू फॉल्स में क्या बोला है, देखो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि गुडविल इज इंटेंजिबल एसेट, सही है, देयरफॉर इट कैन नॉट बी वैल्यूड।
ये फॉल्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी तो हम लोगों ने पढ़ा कि गुडविल को हम लोग वैल्यू कर सकते हैं, ठीक है। परचेज गुडविल को भी हम लोग अगर किसी का बिजनेस गुडविल वाला खरीदते हैं, उसको गुडविल के लिए पे करते हैं, देन गुडविल का वैल्यूएशन कर सकते हैं। हम लोग खुद भी अपने बिजनेस का गुडविल जो हम लोगों ने क्रिएट किया उसके अपने हिसाब से अंदाजा से वैल्यू कर सकते हैं। बहुत सारे मेथड्स होता है, बट हाँ एएस हमें उसको नहीं परमिशन देता है कि हम लोग बैलेंस शीट में दिखाए, लेकिन वैल्यू तो जरूर कर सकते हैं, चाहे परचेस हो चाहे इनहेरेंट हो। तो ये फॉल्स हो गया। Goodwill is valued whenever there is change in profit sharing ratio among the partners. हाँ, गुडविल का वैल्यू किया जाता है जब पार्टनर लोगों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है। ये एक रीजन है गुडविल का वैल्यू करने का, तो ये ट्रू हो जाएगा। थर्ड क्या बोला है? गुडविल इज द वैल्यू ऑफ रेपुटेशन ऑफ ए फर्म इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर ओवर एंड अबव द नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट। बिल्कुल सही है, ये तो पूरा गुडविल का डेफिनेशन ही बता दिया। गुडविल क्या है? रेपुटेशन को हम लोग वैल्यू करते हैं किसी भी एक फर्म का, लेकिन रेपुटेशन को कैसे वैल्यू करें? इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट के हिसाब से, ऐसा प्रॉफिट जो हम लोग फ्यूचर में एक्सपेक्ट करते हैं ज्यादा बाकी सारे नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट से, मतलब सेम सेक्टर में काम करने के बाद भी अगर हम लोग ज्यादा प्रॉफिट इनकम करें तो वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो फ्यूचर में हम लोग कितना दिन देख पाएंगे, दैट इज कॉल्ड गुडविल, और वही हमारे रेपुटेशन का जो है वैल्यूएशन होता है। फोर्थ नंबर देखो, at the time of admission of retirement of partner, goodwill can be raised in the books of the accounts and shows as an asset. फॉल्स, ये नहीं होता है। अगर हम लोग एडमिशन या रिटायरमेंट के टाइम पे गुडविल को वैल्यू कर रहे हैं तो ये हम लोग अपने बैलेंस शीट में दिखा दे, ये पॉसिबल नहीं है। अगर हम लोग परचेज गुडविल का वैल्यू करते हैं जबकि ये परचेज गुडविल नहीं है, कोई पार्टनर आ रहा है तो हम लोग उसे बोल रहे हैं देखो हम लोगों ने इतना मेहनत करके बिजनेस को बनाया है तो आपको गुडविल का हिस्सा देना पड़ेगा, तो ये हम लोग अपने मेहनत का वैल्यूएशन कर रहे हैं। तो ये हमें एएस, मैंने डिस्कस किया भी था, एएस हमें इसका अलाउड नहीं करता है कि हम लोग कोई भी इनहेरेंट गुडविल जो खुद से जनरेट किया है उसका वैल्यू हम लोग बैलेंस शीट में दिखाए। हमेशा परचेज गुडविल को ही दिखा सकते हैं, तो ये हम लोग नहीं दिखा पाएंगे। ओनली सिंपल एवरेज मेथड कैन बी यूज्ड फॉर वैल्यूएशन गुडविल। फॉल्स, बहुत सारे मेथड होता है, सिर्फ सिंपल एवरेज मेथड होगा ऐसा कोई बात नहीं है। सुपर प्रॉफिट मीन्स एक्सेस ऑफ एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट, यहाँ पर बोल रहा है। अच्छा, तो ये क्या बोल रहा है? देखो, सुपर प्रॉफिट का मतलब होता है एक्सेस एक्चुअल एवरेज, हाँ ये सही बोल रहा है कि एक्सेस एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट जितना एक्सेस होता है, जितना ज्यादा होता है ओवर नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट से जितना ज्यादा होता है। सही बात है, ट्रू, ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखो, नॉर्मल प्रॉफिट मीन्स प्रॉफिट अर्न्ड बाय सिमिलर कंपनीज इन द सेम इंडस्ट्री। करेक्ट। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब होता है कि सिमिलर कंपनी सेम इंडस्ट्री में जो प्रॉफिट अर्न कर रही है वही नॉर्मल प्रॉफिट है, ठीक है। कि 5 जन का एक ही जैसा बिजनेस है, मान लो 5 जन का ही सीए फर्म है, तो उनका सबका जो मतलब अर्निंग है जितना हो रहा है, ठीक है, वो नॉर्मल प्रॉफिट है। सिमिलर कंपनी में सेम इंडस्ट्री में जो प्रॉफिट कमाया जाता है, नॉर्मल प्रॉफिट डिपेंड्स अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न एंड पास्ट प्रॉफिट, ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न और पास्ट प्रॉफिट पे, ये जो है यहाँ पर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये पॉइंट सही है कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न पे डिपेंड करता है, लेकिन पास्ट प्रॉफिट पे नहीं डिपेंड करता है। नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न पे ही सिर्फ डिपेंड करेगा, पास्ट प्रॉफिट पे नहीं। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कैसे निकालेंगे? कैपिटल जितना लगाया है इनटू जितना इस बिजनेस में रिटर्न है। हर एक बिजनेस का अपना अपना एक रिटर्न होता है, ठीक है। जैसे कि मान लो ग्रोसरी शॉप का रिटर्न अलग होगा, किसी का कपड़े का बिजनेस है उनका अलग होगा, किसी का कॉस्मेटिक्स का है उनका रिटर्न अलग होगा, सबका रिटर्न रेट अलग होता है, ठीक है। तो नॉर्मल प्रॉफिट डिपेंड्स अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, बट ये पास्ट प्रॉफिट देके गलत कर, अगर ये नहीं होता तो ये ऑप्शन ट्रू होता, ठीक है। अच्छा, 9th नंबर क्या बोला? एट द टाइम ऑफ एडमिशन रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, सिंस गुडविल कैन नॉट बी रेज्ड इन द बुक्स ऑफ द अकाउंट्स, इज रिकॉर्डेड थ्रू कैपिटल अकाउंट ऑफ द फर्म। करेक्ट, अभी तो हम लोग यही तो कर रहे हैं, अभी से अभी इतना दिन तक इतना जो हम लोगों ने कैलकुलेशंस किया, कैपिटल डेबिट कैपिटल क्रेडिट पार्टनर लोगों, उसमें तो वही किया हम लोगों ने, क्योंकि गुडविल को रेज नहीं कर सकते तो गुडविल डेबिट क्रेडिट तो नहीं कर सकेंगे, इसलिए कैपिटल को हम लोग डेबिट क्रेडिट करके गुडविल का एडजस्टमेंट करते हैं। और 10th लास्ट क्या बोल रहा है? एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, at the time of admission of a partner,
गुडविल ब्रॉट इन बाय द न्यू पार्टनर इज शेयर्ड इक्वली बाय ओल्ड पार्टनर। नहीं, इक्वली नहीं होता है। ओल्ड पार्टनर जरूर शेयर करेंगे बट इक्वली नहीं होता है। कौन से रेशियो में होता है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, क्योंकि एडमिशन बोला है। अगर रिटायरमेंट होता तो गेनिंग रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में होता है, इक्वली नहीं। अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो अगर इक्वल होगा तो जरूर इक्वली डिवाइड होगा। वो डिपेंड करेगा कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या हो रहा है। ठीक है, तो ट्रू फॉल्स तो कर लिया हम लोगों ने। चलो एमसीक्यूज कुछ है, ये भी कर लेते हैं। एमसीक्यूज में क्या बोला है? Goodwill brought in by incoming partner in cash for joining in a partnership firm is taken away by the old partner in their कौन सा रेशियो? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अभी अभी तो इस क्वेश्चन पे हम लोगों ने देखा ये लास्ट वाला कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो पे गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया जाएगा अगर एडमिशन हो रहा है। पॉइंट 2, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3. On admission, C brings 70,000 cash and 48,000 against goodwill. New profit sharing ratio 7:5:4. Find the sacrificing ratio of A is to B. बोल रहा है ए बी दोनों पार्टनर थे, इनका रेशियो था 5:3, मतलब 5/8 और 3/8। सी का एडमिशन हुआ है, सी ने 70,000 कैश लाया, 48,000 गुडविल लाया। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए बी सी के बीच में हो गया है 7:5:4, मतलब कितना होता है? 7 प्लस 5 प्लस 4, ये टोटल करने पे होता है 16, मतलब 7/16, 5/16 और ये है 4/16। तो हमें पूछ रहा है कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगा, तो ये दोनों में डिफरेंसेस चेक करना पड़ेगा, है ना। ये ए का है, ये बी का है, ये सी का है। ठीक है, तो डिफरेंसेस चेक करो। पहले था 5/8, अभी है 7/16। एलसीएम हो गया 16, 10 माइनस 7, तो ये हो गया 3/16। तो 3 मतलब ये वाला हो सकता है। देख लेते हैं आगे और एक करके। 3/8 माइनस 5/16, इसका एलसीएम हो गया 16, ये हो गया 6 माइनस 5 यानी 1/16। तो 3:1 यानी ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। फॉलोइंग आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल एक्सेप्ट। कौन सा ऐसा फैक्टर है जो गुडविल को इफेक्ट करेगा, मतलब नहीं करेगा? फॉलोइंग आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल एक्सेप्ट, कौन सा नहीं करेगा? एक्सेप्ट बोल दिया तो नेचर ऑफ बिजनेस, एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, लोकेशन ऑफ कस्टमर। नेचर ऑफ बिजनेस, बिजनेस के नेचर से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, मैनेजमेंट एफिशिएंट है कि नहीं, गुडविल को इम्पैक्ट डालेगा। लोकेशन क्या है, ठीक है, तो उसमें भी गुडविल को इम्पैक्ट डालेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3 का आंसर, सॉरी मैंने थोड़ा सा गलत बता दिया। नेचर ऑफ बिजनेस से भी इम्पैक्ट पड़ेगा ये वाला। लोकेशन ऑफ कस्टमर ये गलत दिया हुआ है, कस्टमर का लोकेशन नहीं होगा। मैं मुझे लगा बिजनेस का लोकेशन दिया हुआ है। लोकेशन ऑफ बिजनेस और कस्टमर का लोकेशन क्या है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, हमारे बिजनेस का लोकेशन जो है वो, और नेचर ऑफ बिजनेस मतलब हम लोग किस चीज का बिजनेस कर रहे हैं, कैसा डिमांड है उसका। अगर हम लोग मोनोपोली बिजनेस कर रहे हैं तो ऑब्वियसली इम्पैक्ट डालेगा, या फिर हम लोगों ने पेटेंट वगैरह करवा रखा है तो भी उसका इम्पैक्ट आएगा। तो ये इम्पैक्ट होगा। मुझे लगा कि ये लोकेशन ऑफ बिजनेस दिया हुआ है तो फिर यही होना चाहिए था। नहीं, ठीक है, लोकेशन ऑफ कस्टमर है, कस्टमर के लोकेशन से हमें कोई लेना देना नहीं होता है। weighted average method of calculating goodwill should be followed when profits are increasing, profits are decreasing, either A or B। either A और B, या तो प्रॉफिट इंक्रीजिंग ट्रेंड पे चले या डिक्रीजिंग ट्रेंड पे चले, तब जाके हम लोग उसमें वेट जो है वो पुट कर सकते हैं। तो 4 का आंसर सी हो जाएगा। फिफ्थ नंबर देखो क्या बोल रहा है। इन द एब्सेंस ऑफ एनी प्रोविजन इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रॉफिट्स एंड लॉसेज आर शेयर्ड इक्वली। ये तो हम लोग एकदम बेसिक वाले में पढ़े थे कि इक्वली होगा हमेशा, अगर कोई भी प्रोविजंस नहीं बना हुआ है पार्टनरशिप डीड में। द प्रॉफिट एंड लॉसेज फॉर लास्ट 4 years बोला है, लॉस यहाँ पर ये भी लॉस है, फिर ये प्रॉफिट है, यहाँ पर प्रॉफिट है। द एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस इज 2 lakh। द रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेक्टेड फ्रॉम कैपिटल इन्वेस्टमेंट 12%। रेमुनरेशन ऑफ पार्टनर 1000 पर मंथ नॉट चार्ज्ड इन द अबव लॉसेस और प्रॉफिट। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट बेस्ड ऑन द एवरेज ऑफ 4 years। तो ये इससे बेसिकली हमें गुडविल कैलकुलेट करने दिया है सुपर प्रॉफिट मेथड से। तो सुपर प्रॉफिट के लिए हमें सबसे पहले ये कैलकुलेट करना चाहिए कि हम लोगों का जो एवरेज प्रॉफिट है वो कितना है। तो एवरेज प्रॉफिट के लिए तो हमें तो मैक्सिमम लॉस ही दिख रहा है, कोई बात नहीं, हमारा लॉस है तो लॉस के हिसाब से ही कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर देखो पहला लॉस है कितना, 10,000, तो ये नेगेटिव 10,000। फिर लॉस है यहाँ पर नेगेटिव 2,500। ठीक है, फिर यहाँ पर प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट है, ऐड होगा 98,000। ठीक है, ये प्रॉफिट है 98,000। उसके बाद प्रॉफिट है 76,000। तो 4 साल का प्रॉफिट कितना होता है ये देख लेते हैं। इसमें तो वेट होगा नहीं क्योंकि इसमें प्रॉफिट लॉस इंक्लूडेड है। 98, 76
-2500 और -10,000। तो यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट हो गया, सॉरी प्रॉफिट हो गया 1,61,500। एवरेज निकालने के लिए डिवाइडेड बाय 4 करना चाहिए, ठीक है। डिवाइडेड बाय 4 करने पे एवरेज प्रॉफिट आ जाता है 40,375। बट इसमें एक रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा, 1000 पर मंथ करके रेमुनरेशन जो है वो हमें माइनस करना पड़ेगा, ये नहीं किया हुआ है। और क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर कैपिटल ये बोल रहा है कि नॉर्मल रिटर्न है, द रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेक्टेड फ्रॉम कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ये बता रहा है, ये कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं है, ठीक है। तो 1000 पर मंथ मतलब 12 महीने का 12,000, तो -12,000 कर देते हैं तो एवरेज प्रॉफिट आ जाता है 28,375, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड देखना पड़ेगा कितना है, 2 लाख। 2 लाख में 12% के हिसाब से अगर रिटर्न चल रहा है मार्केट में इस तरह के बिजनेस का, तो 24,000 का अर्निंग होना चाहिए, जबकि इनका 28,375 हुआ है। तो जो सुपर प्रॉफिट है वो हो जाता है एक्स्ट्रा प्रॉफिट 4,375, क्योंकि ये तो एवरेज प्रॉफिट है, ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से। अब ये प्रॉफिट कितने दिन के लिए मल्टीप्लाई करने बोला है, कितने टाइम पीरियड के लिए, 2, तो इंटू 2 ईयर्स परचेस, तो इंटू 2 करने पे आएगा 8,750, यानी ऑप्शन बी हो गया आंसर, ठीक है। सिक्स का ऑप्शन बी हो गया। ये ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने बहुत सारा किया, इसलिए मैंने यहाँ पर शॉर्टकट में दिखा दिया। कुछ नहीं, पहले एवरेज कर लिया 4 साल के प्रॉफिट का, बट यहाँ पर प्रॉफिट नहीं था, 2 साल लगातार लॉस था, फिर प्रॉफिट था, तो 2 माइनस 1 प्लस, फिर डिवाइडेड बाय 4 किया तो एवरेज निकल के आ गया। एवरेज से रेमुनरेशन को लेस कर दिया, जो कि लेस किया हुआ नहीं था, 1000 पर मंथ, यानी 12 मंथ्स का 12,000, तो जो एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट है वो आ गया 28,375। और कैपिटल एम्प्लॉयड जो 2 लाख है उसमें 12% के रिटर्न के हिसाब से 24,000 का रिटर्न मिलता है नॉर्मल लोगों को, ठीक है। यहाँ पर बोला है द रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेक्टेड, मतलब ये पैसा अगर बिजनेस में नहीं लगाते तो ये पैसे से हमें 12% रिटर्न मिलना निश्चित था, ठीक है। तो इसका मतलब फिर भी हम लोगों ने एक्स्ट्रा कमाया, लगातार 2 बार लॉस होने के बाद भी कितना एक्स्ट्रा कमाया, 4,375। और हमें ये कॉन्फिडेंस है कि ऐसा हम लोग एटलीस्ट 2 साल तो देख ही पाएंगे, तो 2 साल के लिए हमारा गुडविल जो है वो बन जाता है एवरेज प्रॉफिट ऑफ सुपर, सॉरी सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस के हिसाब से, ठीक है। तो ये हो जाता है 8,750, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। तो सिक्स का ऑप्शन बी हो गया। फिर सेवेंथ नंबर देखते हैं। यहाँ पर क्या बोला है, ए बी सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज एज 3:2:1, दे डिसाइडेड टू चेंज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:2:1। आज इसी पे हम लोग डिस्कस कर भी रहे थे। टू गिव इफेक्ट to this new profit sharing ratio, they decide to value goodwill at 30,000. goodwill का value 30,000 क्या है, pass necessary journal entries if goodwill not appearing in the old balance sheet and should not appear in the new balance sheet. appear तो होगा भी नहीं, खुद से वैल्यू किया हुआ गुडविल है, तो कौन सा एंट्री सही होगा ये पूछ रहा है हम लोग को, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि पहले इनका रेशियो क्या था, यहाँ पर हो गया 6, 3/6, 2/6 और 1/6। ओल्ड जो रेशियो था, न्यू रेशियो हो गया 2/5, 2/5 और 1/5। अब देखते हैं किसका सैक्रिफाइस है और किसका गेन है, माइनस कर देते हैं, यहाँ पर ही पता चल जाएगा। ये हो गया 30, 15 माइनस 12, 3/30, 10 माइनस 12 माइनस 2/30, 5 माइनस 6 माइनस 1/30। अच्छा, ये प्लस दिख रहा है, ये दोनों माइनस दिख रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब इनका सैक्रिफाइस हो रहा है, बट इनका गेन हो रहा है, तो इनका सैक्रिफाइस हो रहा है, इनका गेन हो रहा है। टोटल करके भी देख लो, ये 2 और 1 3, ठीक ही है। तो इसका मतलब जो ये कौन है, ये पहले ए बी और सी, मतलब ए जो है इनको कंपेंसेट मिलेगा, मतलब ए का कैपिटल क्रेडिट होगा, ए का कैपिटल क्रेडिट होगा। मैंने आगे का ऑप्शन देखा नहीं है, बट ए का कैपिटल क्रेडिट होगा इतना पता है, ए 2A होगा और बी और सी डेबिट होगा, लेकिन कितने अमाउंट से होगा वही देखते हैं। गुडविल है 30,000, 30,000 का 3/30 ये मिलेगा, किसको मिलेगा, ए को। तो 30,000 का 3/30 अगर हम लोग कर लेते हैं तो उसमें आता है 3,000, तो ए का 3,000, और ये 3,000 कंपेंसेट कौन करेगा, बी और सी अपने गेनिंग रेशियो में। गेनिंग रेशियो क्या है, 2:1, मतलब 2/3 और 1/3, तो 2/3, तो ये हो जाएगा 1,000।
ये 2:1, मतलब 2/3 और 1/3, तो ये हो जाएगा 2/3 होने से, बी का अगर 2/3 होता है तो 3000 का 2/3 मतलब 2000, और ये 1000, ठीक है। मतलब ये आंसर होगा, मेरे हिसाब से ये आंसर होगा। 7 का ऑप्शन है, बाकी देख लेते आगे कुछ ऑप्शन था भी कि नहीं। हाँ था, लेकिन ए का कैपिटल डेबिट है, ये तो सीधा सीधा दिख रहा है गलत हो रहा है। तो ए का कैपिटल जहाँ क्रेडिट होगा वही हम लोग का सही आंसर होगा। और ऐसा क्वेश्चन आज हम लोगों ने बहुत सारा किया, ठीक है। तो ये देखो, ऐसा एमसीक्यूज भी हमारे पास आ सकता है, इस तरह का छोटा छोटा क्वेश्चन। अच्छा, यहाँ पर जो है ये कुछ थियोरिटिकल क्वेश्चन है। ऐसा थ्योरी पूछ सकता है कि एवरेज राइट शॉर्ट नोट्स ऑन मेथड ऑफ वैल्यू ऑफ गुडविल, किस तरह से गुडविल को वैल्यू किया जाता है उसका मेथड्स। तो हम लोग यहाँ पर सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन बेसिस, ये सारा मेथड को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर लेंगे। और यहाँ पर बोला है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन केस ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये हमें बताने के लिए बोला है, ठीक है। और यहाँ पर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, इसमें हमें गुडविल का वैल्यूएशन करने बोला है, ठीक है। लेकिन ये काफी लेंदी है, अभी हम लोग कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। एक काम करते हैं, ये हम तुम लोग के साथ शेयर कर देंगे, सिर्फ ये वाला क्वेश्चन अलग से, ठीक है, क्योंकि इसमें आंसर्स है, तो ये पूरा पीडीएफ तो नहीं शेयर करेंगे अभी। ये तुम लोग ट्राई करके देखना, अगर नहीं होगा तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको कंप्लीट करेंगे। और दूसरा जो है इसमें एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप, उसमें चले जाएंगे, ठीक है। तो बेसिक और ये ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हो गया, जो कि दोनों ही हमें एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप में चाहिए। अगर नहीं प्रिपेयर कर रहे हो तो एक बार प्रिपेयर जरूर करो, नहीं तो एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप में प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन हम होमवर्क दे देते हैं, और नेक्स्ट दिन हम लोग नया जो इसका टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे। ये हम लोग का कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। फिर आज इतना ही करते हैं।